मैं जाकिर हुसैन ने पता लगा रोज कॉलेज आने के 20 रुपए मिलेंगे। अब उस टाइम में 20 रुपए, मैंने कहा ये कॉलेज सबसे सही है, मेरे घर के सबसे पड़ोस में, राइट। जो इंस्टीट्यूट में जहाँ वो डिपार्टमेंट था उसमें हसल बसल हो गई अच्छा। कि यार ये लड़का आया और ये मेंबरशिप मांग रहा है और ये पास की मार्कशीट भी लेके आया है। काफी डिस्कशन के बाद एक जेंटलमैन आए मेरे पास, तो सर आर यू श्योर आपने पास करा एग्जाम? ये किस तरीके का बेहुदा सवाल है। घर वाले कहते हैं यार सीए करके बताओ, बिजनेस में लगा हुआ है, कमाई उसमें होती नहीं है, शादी पता नहीं कैसे उसकी होगी नहीं होगी, टेंशन में के रिश्ते आ रहे थे वो ये मना करे जा रहा है। व्हाट इज योर सजेशन ऑन दैट कि कंपनीज को बजटिंग फाइनेंसिंग कितनी सीरियसली लेनी चाहिए? बहुत सीरियसली, स्पेशली अगर किसी कंपनी को स्टार्ट करते हो, किसी उसको स्टार्ट करते हो, आप उसके मालिक नहीं, आप उसके कस्टोडियन हो। आपकी ड्यूटी सबसे आखिरी में है। सबसे पहला पैसा जाएगा सप्लायर को, उसके पैसा जाएगा एम्प्लॉई को, उसके बाद जाएगा सरकार को। रेवेन्यू इज नॉट योर अर्निंग। जो पहली सेविंग है ना उसमें आपको यू शुड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। सबसे बड़ा एसेट आप खुद, आपकी बॉडी आप हो। लोग उल्टा करते हैं, पहले फोन खरीद लेते हैं, पहले गाड़ी खरीद लेते हैं। डू यू रियली थिंक कि कहते हैं जो भी टैक्स जितना आ रहा है गवर्नमेंट के पास, इकोनॉमी के अंदर जितना आ रहा है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहा है? कि वी आर पेइंग टैक्सेस लाइक यूके, गेटिंग सर्विसेज लाइक सोमालिया। बेसिक जो मेन कलेक्शन है जो गवर्नमेंट की, दैट इज फ्रॉम जीएसटी। इट इज मोर ऑफ अ ब्यूरोक्रेट्स गवर्नमेंट rather than a businessman government. हाय एवरीवन, वेलकम टू दी शो बिजनेस। माय नेम इज सौरभ खासपुरी एंड आज हमारे पास है एक स्पेशल गेस्ट हु इज अ विराट कोहली ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। नाउ ही इज अ चार्टेड अकाउंटेंट, along with that he is an active investor। उसके अलावा इनका एक ई कॉमर्स का बहुत ही अमेजिंग ब्रांड है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चेस बहुत अच्छा खेलते हैं, ये कुछ ही मिनट्स के अंदर आपको चेकमेट कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट ये आपकी बैलेंस शीट को ऑडिट भी कर सकते हैं साथ साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। तो क्रिकेट की आप इनसे कमेंट्री सुन के देखिए, आप क्रिकेट के किसी भी मैच के बारे में इनसे बात करके देखिए। इनके पास सारी इंफॉर्मेशन और आई वुड से क्या क्या हुआ था, कब कब कैसे कैसे हुआ था, ये सारी चीजें आपको बता देंगे। सो ही हैज that great memory. So now without wasting the time, I would like to initiate the conversation with none other than Mr. Nitin Sharma. Hi Nitin, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। चलो बहुत बढ़िया। तो पहली चीज, ये सब कर कैसे लेते हो आप? टू एफिशिएंट। ग्रेट। सबसे पहले हम लोग जो पॉडकास्ट की स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक बार आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कि सीए बनने का फितूर कैसे आया आपके अंदर? सीए बनने का फितूर मतलब बुक का अगर टाइटल लिखना होगा तो इट कैन गो लाइक एक्सीडेंटल चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा। आई एम एन एक्सीडेंटल चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके। मतलब सीए बनने का कोई रोल नहीं था, मतलब कुछ सोचा नहीं था सीए बनना है। बहुत सिंपल लॉजिक था कि स्कूल पास किया है, जैसे जनरली दिल्ली में होता है कि आपने कॉलेज स्कूल कर लिया, आपके डिसेंट नंबर आ गए, अब आपको ड्यू में कोई भी कॉलेज लेना है। अब 90s में नहीं आया तो आपको नॉर्थ कैंपस नहीं मिल रहा। राइट। अब नॉर्थ कैंपस के अलावा बाकी कैंपसेस उतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे थे, तो जिस फॉर फिल्म मैं एमआईटी एक बार जाके देखा, एमआईटी अच्छा लग रहा था, लंबी गाड़ियां, साफ सुथरे बच्चे, मैंने कहा यार एमआईटी कर लेते हैं। राइट। तो पता लगा एमआईटी में तो यार 15-16 लाख रुपए की फीस लग रही है। अब वो बनिया बुद्धि वाले दिमाग चलता है यार 15-16 लाख रुपए तो यार बहुत ज्यादा है यार, इतना इन्वेस्ट करूंगा तो उतना तो मैं वैसे ही कमा लूंगा। सही बात है। मैंने कहा यार फिर दूसरी जगह ट्राई करते हैं। अब बाई चांस की बात है, बाई गॉड्स ग्रेस आई एम ए डिसेंट चेस प्लेयर, तो मुझे लगा चेस कोटे से ट्राई कर लेते हैं। फिर मैंने चेस कोटे से अप्लाई करा। चेस कोटे से अप्लाई करा तो चेस कोटे में जैसे आप किसी भी स्पोर्ट्स कोटे से अप्लाई करते हो तो उन्हें लगता है ये प्लेयर जो है ज्यादा टाइम तो स्पोर्ट्स में निकालेगा। राइट। तो आप इनको जो प्रीमियम कोर्सेज हैं जैसे बीकॉम ऑनर्स है, आप इन्हें ये ना दो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स मत दो। ओके। और हम जो मेरे टीचर थे वो एडमेंट थे, नहीं यार नितिन लेना बीकॉम ऑनर्स ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए, आप क्या कहते हैं बीए मत पढ़ियो। तो वेंकी बहुत अच्छा कॉलेज है साउथ कैंपस में, वहां मुझे बीकॉम मिल रही थी। अच्छा। तो मैंने कहा सर वेंकी तो ठीक कॉलेज है, वेंकी ले लेता हूँ। यार नॉर्थ कैंपस तो नॉर्थ कैंपस है। फिर तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने नॉर्थ कैंपस दोबारा गया। मैंने कहा यार, फिर मैं रामजस में हो गया। अच्छा। फाइनली रामजस में मेरा एडमिशन हो गया और रामजस ने मुझे बीकॉम ऑनर्स में देके बीकॉम पास दे दिया। अच्छा। आई वाज हैप्पी। मैंने कहा चलो मैं जाके सर को समझाता हूँ, सर बीकॉम पास ले लिया मैंने, करनी तो ऑनर्स ही है। अच्छा। मैंने फिर से गया, मैंने सर नॉर्थ कैंपस में मुझे ऑनर्स नहीं मिलेगी, क्या कहते हैं बीए मिल रही है हंसराज में और रामजस में बीकॉम पास मिल रही है, तो मैंने बीकॉम पास। फिर मैंने कहा छोड़ो सब। फिर सर ने बोला तुम जाकिर हुसैन क्यों नहीं जाते? अच्छा। मैंने कहा जाकिर हुसैन कॉलेज में, अब जाकिर हुसैन वैसे बहुत अच्छा कॉलेज है बट क्या उसकी उतनी वैसी इमेज नहीं थी। मैंने कहा जाकिर हुसैन भैया सोच कर जा तो। मैं जाकिर हुसैन ने पता लगा रोज कॉलेज आने के 20 रुपए मिलेंगे। अब उस टाइम में 20 रुपए, मैंने कहा यार ये कॉलेज सबसे सही है, मेरे घर के सबसे पड़ोस में। राइट। और फिर जो हमारे टीचर थे
मिस्टर मुस्तफा जाहिदी, उन्होंने बोला डिग्री तो सेम ही है, ड्यू की किसी भी कॉलेज से लो। मेरे को भी ठीक लगा, मैंने कहा यार और 20 रुपये रोज, तो मैंने कहा चलो जाकिर हुसैन में एडमिशन ले लेते हैं। जाकिर हुसैन में मैंने स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन नहीं लिया। अच्छा। जाकिर हुसैन में मैंने नॉर्मली एडमिशन लिया। देन आई व्हेन आई गॉट एडमिटेड इनटू जाकिर हुसैन कॉलेज, देन आई केम टू नो कि यहाँ की चेस टीम तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छी चेस टीम थी वहाँ की। तो पहले एडमिशन हो गया, फिर बाद में डिसाइड हुआ कि बाकी चेस में खेलना है या कॉलेज करना है। फर्स्ट ईयर क्या होता है आपका खेल कूद में निकल जाता है, मौज मस्ती में निकल गया, फर्स्ट ईयर में पता नहीं लगा। अब सेकंड ईयर में क्या हुआ, एक जैसे रैट रेस, रैट रेस की, चलो सबको एमबीए करनी है। मेरे कॉलेज में 58 बच्चे थे उस क्लास में, क्या कहते हैं, और मेरे 10 12 13 जितने दोस्त थे, सारे एमबीए, सबने एमबीए किया मेरे को छोड़ के। हम एमबीए पता करने गए, तो एमबीए में पता लगा कि कोई भी ऐसा कॉलेज है ही नहीं जो 15 20 25 लाख रुपए से कम, मतलब 15 लाख से 25 लाख रुपए आपको खर्च करना है। फिर वही दिमाग, यार 15 लाख ही खर्चे थे, फिर तो जाकिर हुसैन की होता है, एमआईटी में ज्वाइन किया था। और फिर मैंने कहा मैं 20 लाख मैंने फिर में इन्वेस्ट कर लूंगा, मैंने 20 लाख कौन खर्चेगा, क्योंकि जाकिर हुसैन की फीस थी शायद 6 साढ़े 6 हज़ार रुपए साल, उसमें भी मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी और 20 रुपए रोज अलग से मिलते थे, तो नेगेटिव में जा रही थी फीस। मैंने कहा यार 20,000 रुपए तो, मतलब 20 लाख तो मैं नहीं दूंगा यार, 20 लाख तो टू है। तो हमारे अकाउंट्स के प्रोफेसर होते थे डॉक्टर नसीम अहमद। अच्छा। ही वॉज अ वेरी गुड टीचर, वो अकाउंट्स पढ़ाते थे, और उनको एक लड़का चाहिए था प्रूफ रीडिंग के लिए जो उनकी बुक लिख दे। ओके। और उसी टाइम में जो हमारे मुस्तफा सर हैं, उनकी मैं प्रूफ रीडिंग करता था। तो सबसे पहले मैंने काम किया प्रूफ रीडिंग का। अच्छा। तो जब मैं उनकी प्रूफ रीड कर रहा था, उस टाइम उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुम्हें एमबीए नहीं करना तो व्हाई डोंट यू डू एमकॉम, इफ यू इंटरेस्टेड इन टीचिंग डू एमकॉम। मैंने कहा ये सही ऑप्शन है, मैं एमकॉम में कर लूंगा, उसमें मेरा इंटरेस्ट भी है। मैं एमकॉम का फॉर्म भरने जा ही रहा था, मुस्तफा सर ने क्या करना है, सोचा कुछ, सर एमकॉम है अब तो फाइनल हो गया, एमबीए में करूँगा नहीं, क्या एमकॉम भी करिए, सीए ही कर ले। मैंने कहा सीए कर लूँ, मैंने कहा समझाओ। तो मैंने कहा ना मैं तो हर चीज़ इकोनॉमिकली देखता हूँ, मैंने सीए समझाओ। तो बाय गॉड्स ग्रेस सीए इज वन ऑफ द रेपुटेड प्रोफेशन होने के बावजूद सबसे सस्ता कोर्स है इस देश का। अच्छा, ये नहीं पता। टोटल मिला के मेरी उस टाइम की जो फाउंडेशन की फीस थी वो 6,500 रुपये थी। ओके। और उसके टोटल मिला के शायद 1 लाख रुपए लगे होंगे, 2 लाख रुपए आप मैक्सिमम कर लो, आप कोचिंग वगैरह जोड़ लो, कोई बाहर से आता स्टे करा तो भी आप 4-5 लाख रुपए पूरा कोर्स खत्म कर सकते हो। उसमें भी सर ने बोला मुझसे, मैंने कहा सर फाउंडेशन में ना मैं थोड़ा वो नहीं होगी, क्योंकि उसमें मैथ्स थी, मैथ्स मेरी अच्छी नहीं थी। अच्छा। उसमें 50 मार्क्स की मैथ्स आती थी 200 में। अच्छा। अब मैंने कहा भैया मैं ना श्योर नहीं हूँ, मैंने कहा मैं एमकॉम ही कर लेता हूँ, मुझे पढ़ाना है वैसे भी। तो मुस्तफा सर बोले नहीं यार मैं तेरी फीस भर देता हूँ। अच्छा। फीस भर दे, तू जाके एग्जाम दे। फिर मैंने अब ठीक है, फीस भर दिया, प्रेशर तो खत्म ही हो गया कि पास होना है। अब मैंने देखा 200 का एग्जाम है, पास होने के लिए चाहिए 100। अच्छा। मैंने उसमें 50 में तो मुझे आते ही कुछ नहीं है, तो मैंने अब रह गया 150। अब 150 में 100 लाने। राइट। तो मैंने कहा ठीक है 150 में 100 लाने, ट्राई कर लेंगे। और बाकी मेरी अकाउंट्स, बाकी इकोनॉमिक्स वगैरह माशाल्लाह मतलब ठीक है। राइट। उसमें मैं 140 कुछ का अटेम्प्ट करके आया था। अच्छा। और मेरे 127-28 आए थे, कंफर्टेबली थ्रू हो गया। अब सीपीटी तो पास ही हो गया। मैंने कहा सीपीटी पास हो गया तो ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर में आके मैंने सीपीटी पास किया था। कॉलेज के साथ साथ आप सीए नहीं कर सकते। उसके बाद जैसे आपका कॉलेज खत्म होता है तब आपको सोचना होता है कि आपको सीए की ट्रेनिंग कहाँ से करनी है, वो कैसे करना है। तो मेरे को 1 साल मिल गया था सोचने के लिए, मैंने कहा चलो तो फाउंडेशन हो गया, ट्राई करके देख लें। राइट राइट राइट। तो ये इस तरीके से एक्सीडेंटल हुआ कि किसी ने बोला कि आप कर दो, उन्होंने ये भी बोला कि मैं आपकी फीस भी भर देता हूँ। मतलब जब फीस भी भर दी गई है तो फिर मैंने कर ही लेते हैं, फिर क्या हर्ज है, और सस्ता भी है। सही बात है, सही बात। तो आई गेस ये लिखा हुआ ही था कि भाई आपको सीए बनना है, आई गेस। ग्रेट। तो कितना टाइम हो गया सीए प्रैक्टिस करते हुए? मैंने नवंबर 14 में क्वालिफाई किया था। अच्छा। अब ये थोड़ी आयरनी है, द आयरनी इज कि जैसे ही आप क्वालिफाई करते हो, आप इंस्टीट्यूट के पास जाते हो, जी आप मेरा ना मेंबरशिप नंबर दे दो मेरे को। ऐसे ही होता है। और आदमी कोई भी मेंबरशिप लेने में इंस्टीट्यूट की डिले नहीं करता, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपने 5 साल 6 साल अपने जीवन के दिए हैं। पर ऑन दी कॉन्ट्ररी जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, आई वाज लिटिल ऑलमोस्ट फर्म कि यार मैं ना शायद कर नहीं पाऊंगा सीए, मतलब सीए कर पाऊंगा बट क्या नहीं, मतलब मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा, मेरी यहाँ जमेगी नहीं, बनेगी नहीं बात। क्या कहता है, ऐसा क्यों? वो मैंने अपनी आर्टिकलशिप में आई हैड डेज की, जैसे 3 साल की आर्टिकलशिप होती है हमारे, 3 साल की ट्रेनिंग होती है जिसको हम आर्टिकलशिप बोलते हैं। राइट राइट। इसमें आपको मतलब बहुत ही मीगर सा स्टाइपेंड मिलता है। हमारे मेरे जमाने में 2,000, 3,000 और 4,000। और मैं ये सोच के आया था कि यार मैं ग्रेजुएट होते ही मैंने प्रोटिविटी में इंटरव्यू दिया था, और 35,000 रुपये मिल रहे थे। अच्छा। मैंने कहा अरे 2,000 में आ गया हूँ मैं। वो भी एक लंबा प्रोसेस था, उसमें क्या होता है आपको चुनना है कौन सी सीए फर्म करनी है। अब बाय गॉड्स ग्रेस मैं जिस फर्म में जाऊँ इंटरव्यू देने, मैंने टीआरसी, हमारा टीआरसी बड़ी फर्म है,
TRC SNB, मैंने जिसमें इंटरव्यू दिया सब में क्रैक हुआ। अब सब में इशू क्या था, ये भी उल्टा इशू है। CAs में क्या होता है, आर्टिकल्स को आउट स्टेशन जाना होता है ऑडिट करने, आपको अलग अलग फैक्ट्रीज में अलग अलग आउट स्टेशन ऑडिट्स पे जाना होता है। और जनरली जो बच्चे होते हैं CA करने वाले जनरली दिल्ली के बाहर से आते हैं, दिल्ली लक्ष्मी नगर में, तो वो कीन होते हैं, दे आर वेरी कीन टू सी न्यू प्लेसेस, बाहर जाके ऑडिट करना। आउट स्टेशन ऑडिट्स के लिए मतलब लोग कीन होते हैं। बट ऑन दी कॉन्ट्ररी मैं बाहर नहीं जाना चाहता था, सिंपल रूल है, मैंने कहा मैं बाहर नहीं जाऊंगा, यहीं कराओगे तो मैं करूंगा। अब मैं जिस फर्म में जाऊँ कह रहे हैं ये पहला लड़का देखा हमने, अच्छा, कि मैं बाहर जाके ऑडिट नहीं करूँ। मैंने कहा मैं होम सिक हूँ, मैं 5-6 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। मैं जिस फर्म में गया उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैं बाद में, एक हमारा दोस्त था जो, मैंने 2-3 इंटरव्यूज दिए और मैंने छोड़ दिया। अच्छा, मैंने कहा सोचेंगे आराम से, किसी फर्म में डमी ले लूंगा और मैं आराम से बढ़िया, मतलब अगर आप चांदनी चौक गए हो तो चांदनी चौक में फेमस छोले कुलचे वाला है, मैं आराम से लोटन खा रहा था। तो मेरा एक दोस्त है साथ में, उसने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली थी। अच्छा, उसने मेरे को देख लिया लाइन में लगे हुए, फिर क्या कर रहा है भाई, मैं छोले खा रहा हूँ, तू खाएगा? बोला क्या भाई इस समय खराब हो रहा है, तो कोई फर्म क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता? मैंने कहा फर्म ऐसी चाहिए जो मुझे बाहर ना भेजे। राइट। तो उसने कहा मैं अपनी फर्म में बात कर लेता हूँ। तो बात कर ले। अब उसकी फर्म का नाम था सिंघी एंड कंपनी। सिंघी एंड कंपनी भी बड़ी रेपुटेड फर्म है, मतलब जब हमारा इंस्टीट्यूट बना था उससे भी पुरानी फर्म है। अच्छा, कोलकाता बेस्ड फर्म है। मैं वहाँ गया, वहाँ इंटरव्यू हुआ, वहाँ भी पहले दिन सिलेक्ट हो गया। तो मैंने कहा ठीक है फिर यहाँ कर लेते हैं, पर वहाँ पहली बात क्लियर हो गई कि बाहर नहीं भेजोगे। मैंने कहा ठीक है बाहर नहीं जाऊंगा, बात खत्म हो। ठीक है। अब वहाँ फिर मैंने वो सिंघी एंड कंपनी ज्वाइन कर ली। ठीक है। अब वहाँ मैंने 3 साल में रियलाइज करा कि मैंने पहले 2-3 ऑडिट में ही मेरी सीनियर से नहीं बनती। अच्छा, मेरी सीनियर से नहीं बनती। मेरे 3 साल के आर्टिकलशिप में मुझे मेरे बाद में बॉस ने बताया कि एक ही महीना 30 दिन ऐसे हैं सिर्फ जिसमें आपने किसी सीनियर के अंडर काम किया, ताकि तूने सारे इंडिपेंडेंट काम करें। अच्छा, मैंने ज्यादातर असाइनमेंट्स इंडिपेंडेंटली करे, ज्यादातर क्लाइंट्स इंडिपेंडेंटली देखे, तो वो तभी क्लियर हो गया था मैंने यहाँ बनती नहीं है और मैं शायद जॉब वॉब नहीं कर पाऊँ। तो मैंने CA क्वालिफाई करने के बाद पहले स्टार्टअप फाउंड किया, उसके बाद CA का मेंबरशिप लिया। मतलब 3 साल मैंने 2014 से 2017 तक मैंने सिर्फ और सिर्फ जो हमारा स्टार्टअप है उस पर काम किया, फिर जाके मेंबरशिप लिया। अच्छा, उसमें हालांकि मतलब जिसमें कहते हैं ना, उसमें वो जब क्या उसमें कुछ वो हो गया था, कहते हैं उसमें थोड़ा सा खेल हो गया था मेरे साथ। मैं गया मेंबरशिप अप्लाई करने, एक तो जनरली ऐसा होता नहीं, मैंने बताया ना कि लेट आप मेंबरशिप अप्लाई नहीं करते। मैं गया तो उसने कहा 1 मिनट रुको मैं चेक करती हूँ, आप बैठो थोड़ी देर। अब वहाँ 1-1.5 घंटा हो गया और जो इंस्टीट्यूट में जहाँ वो डिपार्टमेंट था उसमें हसल बसल हो गई। अच्छा, कि यार ये लड़का है और ये मेंबरशिप मांग रहा है और ये पास की मार्कशीट भी लेके आया है। तो वहाँ काफी डिस्कशन के बाद एक जेंटलमैन आए मेरे पास, सर आर यू श्योर आपने पास करा एग्जाम? मैंने कहा ये किस तरीके का बेहुदा सवाल है? वो मैंने कहा ये मार्कशीट दी है मैंने आपको। कह रहा हमारे रिकॉर्ड्स में तो आप एलिजिबल ही नहीं हो एग्जाम देने के लिए है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे? कह रहा आपकी तो ट्रेनिंग ही कंप्लीट नहीं हुई। मैंने कौन सी ट्रेनिंग? मैंने ट्रेनिंग करे हुए भी जमाने हो गए मेरे को। मैंने कहा मेरी सिंघी एंड कंपनी में थी। उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया, उन्होंने ट्रेनिंग उसमें इनकम्प्लीट आ रहा है। अच्छा, अब मैं सोचूं ये क्या हुआ। मैंने कहा फॉर्म निकलवाओ, तो एक फिजिकल फॉर्म होता है जो हमें भर के देना होता है जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। उसमें एक कॉपी मेरे पास होती है, एक कॉपी इंस्टीट्यूट के पास जाती है और एक कॉपी जो हमारा प्रिंसिपल है जिसके अंडर हम ट्रेनिंग करते हैं उसके पास जाती है। ओके। अब जो उन्होंने कहा आपकी कॉपी कहाँ है? मैंने कहा मैंने अपनी कॉपी तभी नहीं संभाली, मैंने कहा मेरे को लगा कि जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो मेंबरशिप लेते नहीं था। तो अब लोगों ने कहा कि यार CA करिए तो ले लो, तो मैं तो इसलिए आया हूँ लेने। आपकी कंप्लीट नहीं और आई एम नॉट श्योर क्या कहते हैं। मैंने कहा अच्छा फॉर्म निकालो। जब फॉर्म निकाला तो 3 साल की ट्रेनिंग में एक स्टैंडर्ड नंबर ऑफ डेज होते हैं, आपको उतनी छुट्टियां अलाउड हैं। अच्छा, से 180 डेज है। अगर आपने 180 डेज से ज्यादा की छुट्टियां ली हैं तो यू आर सपोज टू एक्सटेंड योर ट्रेनिंग। ओके। अब वो जो छुट्टी वाला कॉलम था उसमें ना फ्लूड लगा दिया था हमारे बॉस ने। अच्छा, अब वो कुछ ओवर राइटिंग हो गई होगी, जो भी हो गया था, अब उन्होंने लगा के छोड़ दिया, क्या कहते हैं। अब वो वहाँ इंस्टीट्यूट पहुंचा, उन्होंने इनकम्प्लीट डाल दिया। मेरा एग्जाम भी दे दिया मैंने, पास भी हो गया मैं। अब वो कह रहा है कि सर आपने क्या कहते हैं, वो बाद में ना बहुत देर हो गई, 1 घंटा हो गया बात करते हुए, बाद में ना वो बोला कि सर आपने ना फ्रॉड किया है। अच्छा, मैंने कहा डोंट डेयर यूज दिस वर्ड। मैंने कहा हाउ डेयर यूज दिस वर्ड। मैंने कहा मेरा मेंबरशिप नंबर आया नहीं, पर आएगा तो जरूर। आप बोल रहे हो मैं हूँ तो मेंबर इस इंस्टीट्यूट का। मैंने कहा मैं पहले, फिर मैं हमारे प्रिंसिपल को मैंने फोन किया, मैंने कहा यार भैया ये मैं उनको भैया बोलता था, मतलब अपने सीनियर मैनेजर को। मतलब इसमें भी आपको पता लगता है कि आपकी कितने अच्छे रैपो होना चाहिए। मैंने भैया आपने फॉर्म गलत भर दिया क्या? अरे यार गलत चला गया क्या?
तो उसमें क्या हो गया? अब इस बात को कितना, इस बात उठी कहाँ से? वो मैंने कहा मेरा मेंबरशिप नहीं दे रहे। तो क्या बात कर रहे हैं? तो उन्होंने पहले ये नहीं बोला कि भाई तुम अब सोच रहे हो मेंबरशिप हाँ, का? वो तो उन्हें तो पता था, वो तो मतलब ही वॉज माई सीनियर मैनेजर ऑल द टाइम। राइट। मतलब ऐसा था उनके साथ, मैंने बहुत असाइनमेंट, उन्हें पता था कि भाई इससे तो नहीं होगा, क्या कहते हैं ये, वो उन्हें तो ये डाउट था ये पास भी कर पाएगा नहीं कर पाएगा। वो बात अलग है, गॉड्स ग्रेस की मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, मैं फेल नहीं हुआ सीए में। राइट, ये भी बहुत बड़ी बात है ना, फर्स्ट गाइस। सो लाइक ही हैज एक्चुअली completed the CA in the first attempt. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो ट्राई करते रहते हैं, 4-4 साल हो जाते हैं उनको ट्राई करते करते, नहीं हो पाती ये चीज़ें, राइट? मेरी किस्मत बहुत चली, मेरे इतने जबरदस्त सीनियर्स मिले हैं मेरे तो उसकी कहानी मैं अलग से सुनाऊंगा अभी ठीक बाद ठीक में। ठीक ठीक ठीक। अब मैंने बोला भैया ये तो दे नहीं रहे, हाँ, अभी रुक। मैं हमारे फिर मैं पीएन से भी मेरी बात होती थी तब भी। अच्छा। मैंने कहा रमन भैया ये फॉर्म चाहिए अभी, अच्छा। निकाल के लाओ, क्या कहते हैं। मैंने कहा वहाँ रखते हो, ये तो हमें मालूम था कहाँ रखते हैं। हाँ हाँ हाँ। नहीं वहाँ रखते हो, उसमें से मेरा फॉर्म ढूंढो और अभी चाहिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट में वापस। कह रहे ठीक है। वो बंदा अलग से, नेहरू प्लेस हमारा ऑफिस होता था, नेहरू प्लेस से विश्वास नगर फॉर्म लेके आया। अच्छा। मेरे प्रिंसिपल ने हाथ के हाथ मेल करी इंस्टीट्यूट में कि कोई मिस्टेक नहीं है, कंप्लीट है पूरी ट्रेनिंग, कहीं से कहीं तक वो नहीं है। अच्छा। फिर उन्होंने अपडेट किया, फिर मुझे 7 दिन बाद वो मेंबरशिप नंबर मिला है। ओह मैन। नहीं तो मेरे को, मैं टेंशन में, मैंने कहा अब कौन एग्जाम देगा, अब तो मैं भूल भाल गया। राइट। सो 3 साल के बाद आपने जैसे वो मेंबरशिप ली आई, तो उसके बाद फिर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई सीए की, जो उसमें उसके बाद मतलब सीए प्रैक्टिस, Practice जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड right. अकाउंटेंट, उसकी जर्नी तब स्टार्ट हुई। अच्छा। और वो इट वाज प्योरली अंडर द प्रेशर की घर वाले कहते हैं यार सीए करके बताओ, ये बिजनेस में लगा हुआ है, कमाई उसमें होती नहीं है, हाँ, शादी पता नहीं कैसे उसकी होगी नहीं होगी, टेंशन में के रिश्ते आ रहे थे, वो ये मना करे जा रहा है। अच्छा। कहते कम से कम प्रैक्टिसिंग सीए वाला ले ले, तो कम से कम क्या हम बोलते तो भाई मार्केट में इज्जत हो थोड़ी सी। हाँ, थोड़े क्या कहते हैं, बोलते भाई कि हाँ भाई वो ठीक ठाक रिश्ते हैं। राइट राइट। आप कह रहे हो तो ले लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ। मतलब प्रैक्टिसिंग दिस चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज वेरी टफ जॉब, पर्टिकुलरली अगर आपके घर में कोई सी नहीं है। हमारे पूरे खानदान में दूर दूर तक कोई सी है। अब ले ली, अब लेने के बाद काम करना तो आता है, इतने साल काम किया तो, बट क्लाइंट लाना इज अ डिफरेंट टास्क ऑल टुगेदर, काम लेना नहीं आता। तो हम जस्ट फॉर एन एडवाइस हम हमारे सीनियर पे चले गए, भैया आप बताओ क्या करना चाहिए। अच्छा। कह रहे बिल्कुल बेड़ा गर्क को तुम्हारा। कह रहा भाई प्रैक्टिस कौन करता है, कि 1.5 लाख रुपए की जॉब मिल रही है, जाओ जीवन जाओ मौज लो। मैंने कहा यार नहीं लेनी, जॉब तो नहीं पाएगी, मैं हाँ नहीं हो पाएगी। मैंने कहा नहीं लेनी। कह रहा भूल जाओ 3 साल तक तो काम ही नहीं है मार्केट में। अच्छा। आपको काम ही नहीं मिलेगा, 3 साल तो आपको घर से पैसे डालने पड़ेंगे। अब मैं बिल्कुल डीमोटिवेटेड, मैं और आज मेरे जो पार्टनर हैं श्री दीपक जिंदल जी, इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम दोनों वापस आ गए मुंह लटका के। ठीक है। मैंने अरे तो ऐसे बोल के कह रहा फिर एक काम करते हैं, मैं जॉब में ढूंढ लेता हूँ, तुम भी कोई ढूंढ लो। अच्छा। मैंने कोई बात नहीं, मैंने ट्राई करते हैं, अगर महीने 2 महीने में कुछ नहीं मिला तो मैंने तुम तो जॉब अपने ढूंढ ही लेना। और मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो वैसे ही नाम के लिए लिया है। उन्होंने कहा ठीक है। अब बाय गॉड्स ग्रेस पहले 7 दिन में हमें अच्छा क्लाइंट आ गया। अच्छा। नोएडा में ही एक एक्सपोर्ट हाउस था, सब पहले 7 दिन में वो कभी आर्टिकलशिप में मैंने किया था वो। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो दुखी थे किसी बात से, उनको अप्रोच किया। मतलब ये एक बात है कि आपको शर्म नहीं करनी चाहिए, यू शुड आस्क फॉर वर्क, यू डोंट हैव वर्क यू शुड आस्क फॉर वर्क, सर चाहिए काम चाहिए और मैं करके दूंगा। अच्छा आपका ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेटल होना चाहिए कहने का कि सर ये काम है, मैं इसी आदमी से अच्छा करके दूंगा, मेरे को दे दो। उनके पास भी शायद टाइम ना हो जो आप जिनसे आप करा रहे हो, उन्होंने दिया। वो हमारा पहला क्लाइंट था। और उसके बाद मतलब जैसे कहते हैं ना रेस्ट इज हिस्ट्री, वो उसमें हमारे पहले में ही लोग कह रहे थे कि 3 साल तक तो आपको काम नहीं मिलेगा। और हमने ऑन दी कॉन्ट्ररी उल्टा देखा कि काम बहुत है, आपको मांगना ना चाहिए। सही बात है। मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है कि इस चीज़ के अंदर कि भाई कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं काम नहीं है, इतना काम है। मतलब एक्चुअल में ना करने वाले लोग कम है। और वो अगर आप बन गए, वो करने वाले बंदा बन गए आप, जिसमें एक्सपर्टीज आ गई, तो भाई काम जैसा बिखरा हुआ रहता है यार। हम बहुत फेमसली कहते हैं कि डूब के मरो, इतना काम है। हाँ एग्जैक्टली। आपके पास थोड़ा बहुत स्किल सेट होना चाहिए। आफ्टर अ लेवल इट्स ओनली अबाउट पीपल मैनेजमेंट, हाउ वेल यू आर मैनेज योर पीपल, हाउ वेल यू मैनेज योर रिसोर्सेज। एब्सोल्युटली। और सीए में तो आपको वैसे भी आपका जो रिसोर्स है वो आपका सबसे बड़ा एसेट है, जो ह्यूमन रिसोर्स है। एग्जैक्टली, वो मैन पावर वाला ही बिजनेस है बेसिकली ना। चलो यार, अब थोड़ा सा ना कॉन्वर्सेशन को अपन लेके जाते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सिंस यू आर इनटू दी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तुमने बहुत सारे बिजनेसेस देखे हैं, ठीक है, ऑडिट करा है, बैलेंस शीट्स बनाई हैं, सारी चीज़ें करी हैं। एंड आई वुड से कि फाइनेंस ही एक्चुअल में बैकबोन होता है बिजनेस का। फाइनेंस ठीक है तो सब ठीक है, राइट कि अगर पैसा आ रहा है तो भाई सब बढ़िया चल रहा है, अगर पैसे में दिक्कत हो रही है आने में, तो वो बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। तो
उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, कुछ मेरे क्वेश्चंस बेसिकली रहेंगे इसी चीज़ को लेके, दैट इज़ कि आजकल स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा शुरू हो रहे हैं, ठीक है, स्टार्टअप कल्चर यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। क्या ऐसा लगता है कि क्या गलतियाँ स्टार्टअप्स कर रहे हैं फ्रॉम देयर फाइनेंशियल फ्रंट? बिकॉज देखो जनरली क्या है कि स्टार्टअप्स में कोई बीटेक है, कोई बीए है, किसी ने पढ़ाई ही नहीं करी हुई है, ड्रॉप आउट है, कुछ है, तो उनको फाइनेंस का नहीं पता, ठीक है। सो यू फ्रॉम लाइक फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सपेक्टिव, हाउ डू यू सी दैट? बिकॉज आपने भी अपना ई कॉमर्स का शुरू करा था, ठीक है, और बहुत अच्छा चल रहा है वो, टच वुड फॉर दैट। सो हाउ डू यू सी आजकल की डेट के जो स्टार्टअप्स है, क्या वो मिस्टेक्स कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रंट? मेरे को ऐसा लगता है जो स्टार्टअप्स, जब हम स्टार्टअप के लिए बात करते हैं ना, तो सबसे पहले जो स्टार्टअप होता क्या है? चलो लेट्स से कि भाई स्टार्टअप स्टार्टअप सब लोग कहते हैं कि बट व्हाट इज स्टार्टअप एज पर यू? सबसे पहले तो ये समझे कि आजकल क्या स्टार्टअप ना थोड़ा सा बोलने के लिए फैशन हो गया। हाँ, मान लीजिए आपने कोई नया फूड जॉइंट डाला है, आप उसको भी स्टार्टअप ही बोलते एग्जैक्टली। हैं। आइडियली और स्टार्टअप वो है, कोई अनऑर्गेनाइज काम हो रहा था, देयर वाज एन अनऑर्गेनाइज धंधा, आज भी पहले भी था, बिल्कुल। पर उस अनऑर्गेनाइज काम को आप ऑर्गेनाइज तरीके से ले आए हैं। ओके। दैट इज इन ट्रू सेंस अ स्टार्टअप। या कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो पहले आप सॉल्व नहीं हो रही थी, अब आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, बट नॉनदलेस आप उसको स्टार्टअप बोलें, एंटरप्रेन्योरशिप बोलें, बिजनेस बोलें। जो सबसे पहले आपको माइंडसेट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। ओके। कंप्लायंस की तरफ आपको पहले ये पता होना चाहिए। यार लोग सोचते हैं चलता आ रहा है, सालों से ऐसे ही चल रहा है, चांदनी चौक में लोग बहुत हैं ऐसे ही काम कर रहे हैं, सदर बाजार में करोड़ों इधर उधर हाँ हो रहे हैं, करोड़ों इधर सदर बाजार में भी ऐसे रहे, वो टाइम चला गया सर। ओके। सबसे पहले आपको समझना ही है, लेट्स अज्यूम कि आप पिज्ज़ा ऑर्डर करने भी जाते हैं तो आपसे हाथ के मोबाइल नंबर मांग लेता है, हाँ। डेटा आपका चली जाता है। हाँ, तो आप डेटा माइनिंग इतनी ज़्यादा है, डेटा उनके पास इकट्ठा इतनी सारी जगह से होता है, तो आप स्किप नहीं कर सकते। आप आज चले जाएंगे, 2 साल बच जाएंगे, 3 साल बच जाएंगे, तो बच नहीं सकते। ओके। अब सिंस बच नहीं सकते, तो द कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस इज टू मच। अगर आप के ऊपर कोई नोटिस है या कोई पेनल्टी लगती है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मतलब इनफैक्ट ज्यादा कॉस्ट हो जाती है जितना आपने बचाए हैं। तो यू हैव टू बी स्मार्ट। सबसे पहले तो माइंडसेट होना चाहिए कि आपको कंप्लायंस करना है, जो भी लॉ ऑफ द लैंड है उसको कंप्लाई करना है। और जब आप कंप्लाई करने बैठते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो स्टार्टअप में सबसे इंपॉर्टेंट आता है ब्रांड नेम। जो भी आप ब्रांड को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, सबसे पहले प्रोटेक्ट योर ब्रांड। ओके, कैसे? अगर मान लीजिए कोई प्रोप्राइटरशिप है, कोई कंपनी है, तो सबसे पहले तो ब्रांड नेम अपनी अगर प्रोप्राइटरशिप है तो अपने प्रोप्राइटर के नेम में रखें। ठीक है। अगर कोई ब्रांड नेम कोई कंपनी फ्लोट कर रहे हैं, 2 फाउंडर्स हैं, 3 फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं मिलके, तो सबसे पहले ब्रांड नेम कंपनी के नाम पे रखें। अच्छा। कई बार मैंने आपको विल बी सरप्राइज टू नो कि आप और मैंने मिलके स्टार्टअप शुरू किया, 50-50 की पार्टनरशिप थी, कंपनी में इक्विटी डाल दी, कैपिटल डाल दिया, 5-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए से कंपनी शुरू कर ली, ब्रांड मेरे नाम पे था। अच्छा। ब्रांड की असाइनमेंट थी नहीं कंपनी के नाम पर, ऐसा बहुत होता है। अब वो ब्रांड चल पड़ा, अब मैं ब्रांड बेच सकता हूँ, कंपनी की तो वैल्यू है। कंपनी में सबसे बड़ा एसेट क्या है? वो 5 लाख रुपए थोड़ी जो आपने इक्विटी डाला है। कंपनी में सबसे बड़ा एसेट तो वो ब्रांड है जो आपने बिल्ड किया है आज तक, उसमें जो भी चर्निंग करी है, जो भी खर्चा किया, वो ब्रांड मेरे नाम पर ही है। अगर वो ब्रांड में बेचूंगा तो फिर आप लीगैलिटीज में जा सकते हैं कि आप मुझे कोर्ट ले आएंगे, बट ये उसमें आपका खर्चा होगा, और लीगैलिटी में वो ब्रांड का ओनर आज भी मैं ही हूँ। लीगली आई एम द ओनर ऑफ द ब्रांड। अगर वो कंपनी के नाम पे हुआ ट्रेडमार्क, तो अगर नहीं भी है, कई बार इंडिविजुअली क्या होता है, ट्रेडमार्क की फाइलिंग फीस, अब ये आई टेल यू कि फ्रॉम वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, स्टार्टअप के पैसे कम होते हैं, तो ट्रेडमार्क की फाइलिंग फीस होती है 4500, और कंपनी को देनी पड़ती है 9000। सोचते हैं सर 45 करा दो, और हम हर हमारे स्टार्टअप्स को बताते हैं कि नहीं यार, मैं कंपनी के नाम पे ही करा के दूंगा। और जैसे ट्रेडमार्क उसके नाम पे होगा, ऐसे फाउंडर्स के बीच में भी एग्रीमेंट हम साइन अप करा के देते हैं कि ये आपकी ड्यूटीज हैं, क्लियरली ये आपके रोल्स हैं, ये आपके रोल्स हैं, ये आपकी इक्विटी है, और ऐसे ऐसे आप पैसे इन्वेस्ट करोगे, ये ऐसे आप पैसे इन्वेस्ट करो। इट्स बेटर टू हैव क्लैरिटी रादर देन कि बाद में आप क्रिप करो जब वो बड़ा बन जाए, क्योंकि वंस अ ब्रांड ग्रोज यू वांट प्रोफेशनल पीपल टू कम इन। वंस प्रोफेशनल पीपल कम्स इन, दे टेल यू कि नहीं भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ऐसे करो वैसे करो। ट्रू। तो इसलिए उसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ट्रेडमार्क होना बहुत जरूरी है, और आपका डिजाइन मार्क है, कॉपीराइट है, वो कराना बहुत जरूरी है। अगर आप को फाउंडर्स हो तो आप भैया तो पार्टनरशिप में जाओ, पार्टनरशिप के बजाय आप कोशिश करें आप प्राइवेट लिमिटेड बनाएं, क्योंकि आपको बाद में डाइल्यूट करना है। एट द एंड ऑफ द डे जब प्रोफेशनल लोग आएंगे तो अपना शेयर कैसे डाइल्यूट करो। तो आप बाद में कन्वर्ट करो, अगर आपको लगता है यू गेट अ डिसेंट आइडिया कि नहीं यार विल मेक इट बिग, इफ नॉट बिग विल मेक इट डिसेंट इनफ। अगर आपको लगता है आप रीजनेबल लेवल भी अचीव करने की क्षमता रखते हो, या आपका ऐसा विजन है, तो आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कंपनी में जाना चाहिए। आपको इंस्टेड कि आप पहले प्रोप्राइटरशिप चलाओ, फिर छोटी फर्म चलाओ, फिर बाद में कन्वर्ट करो, दैट्स अ बिग हैसल। सो एक और चीज़ है दैट इज कि
देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो आजकल के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि प्रोप्राइटरशिप करूं, पार्टनरशिप करूं, एलएलपी करूं, प्राइवेट लिमिटेड करूं, कैसे करूं। तो लाइक कैन यू प्लीज टेल मी कि इसको थोड़ा सा अलग अलग करके अगर आप बता सको कि भाई प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, एलएलपी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड में क्या क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या क्या होता है। बहुत सिंपल है सौरभ जी, कुछ मतलब कुछ है ही नहीं इसमें। भाई अगर आपको को फाउंडर्स हो, आप 2-4 लोग मिलके काम कर रहे हो, मिलके कैपिटल लगा रहे हो, सिंपली गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड। कुछ सोचना ही नहीं है, आप बाकी फॉर्म पूछो ही नहीं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछो ही नहीं, वो किसी काम के नहीं। ठीक है। अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। बाकी जो 2 फॉर्म्स है, एलएलपी जिसको हम बोलते हैं, एलएलपी में क्या होता है, एलएलपी में 30% इनकम टैक्स है। अच्छा। कंपनी में 25% है, तो देयर इज नो पॉइंट गोइंग फॉर एलएलपी। एलएलपी बेसिकली है कुछ भी नहीं, एलएलपी क्या है, छोटा वर्जन है कंपनी का ही। ओके। बट बाद में आगे जाकर अगर बड़ी फंडिंग लेनी है आपको, बैंक से फंडिंग लेनी है, बीएफसी से लेनी है, तो वो प्रेफर करते हैं आपको प्राइवेट लिमिटेड में मिले। ओके। और प्राइवेट लिमिटेड इन कंपैरिजन टू प्रोप्राइटरशिप इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। ऐसा नहीं है कि दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और प्रोप्राइटरशिप में टर्नओवर के बेसिस पे एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आपका टर्नओवर अच्छा है तो प्रोप्राइटरशिप में भी वो एक्सपेंसेस होंगे, प्राइवेट लिमिटेड में होंगे। प्राइवेट लिमिटेड थोड़े से एडिशनल होंगे, कुछ चीज़ें उसकी मैंडेटरी होती हैं। उसमें एक स्टैट्यूटरी ऑडिट है, वो मैंडेटरी कराना होता है। उसके अलावा कोई ऐसा एडिशनल एक्सपेंस नहीं है। मतलब बोर्ड मीटिंग्स हैं, आरओसी कंप्लायंस है, पर वो इतने एक्सपेंसिव नहीं है कि आप उसके एडवांटेजेस हैं वो कई गुना ज़्यादा हैं। कुछ और भी सीएस के साथ में बैठा हूँ तो वो लोग ना प्राइवेट लिमिटेड को मना करते हैं। डू यू हैव एनी रीजन कि वो क्यों कर सकते हैं ऐसा? अब इसका ना, जैसे कहते हैं ना, चिकन एंड एग वाली सिचुएशन है। उन्हें पता है यार, एक लड़का ना पूछ के आया कि क्या करना चाहिए, तो कहता है जी पापा की प्रोप्राइटरशिप चल रही है, तो मेरी भी प्रोप्राइटरशिप चलेगी। उन्हें लगता है जैसे ही मैं प्राइवेट लिमिटेड बोलूंगा ना, आदमी कहेगा भाग जाएगा कि नहीं यार कराएगा नहीं ना, खर्चे वाला काम बता रहे हैं। लोगों को क्या लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जानबूझ के प्राइवेट लिमिटेड बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म होती है वैसे ही एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है, और ऑडिटर कैन ओनली बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जैसे ही कंपनी बनेगी वैसे ही मैं ऑडिटर अपॉइंट हो जाऊंगा, जैसे मैं ऑडिटर अपॉइंट हो जाऊंगा मेरी फीस बन जाएगी। बट वो ये नहीं सोचते कि यार वो तो आपको वैसे भी करना है। नन द लेस 5 years डाउन द लाइन, 3 years डाउन द लाइन, अगर आपका एक डिसेंट लेवल पे बिजनेस चला गया, वो प्राइवेट लिमिटेड ही होना है। एनएससी बीएससी में कोई कंपनी नहीं है, क्या कहते हैं, कोई प्रोप्राइटरशिप लिस्ट नहीं होती सर, क्या कहते हैं, कोई बाकी एलएलपीज नहीं लिस्ट होती, बॉडी कॉर्पोरेट ही लिस्ट हो सकती है। राइट। वो सिर्फ जिसे कहते हैं ना, मुश्किल काम जो है वो पहले कर लीजिए। दिस इज वन ऑफ माई मोटो। जैसे आपने पूछा था ना कि आपने सीए क्यों ज्वाइन करी, उसमें भी यही बात था। अच्छा। ये बात मेरे को बहुत साल पहले किसी ने फीड करती थी, व्हेन यू हैव 2 ऑप्शंस, प्लेन एंड सिंपल, देयर आर 2 ऑप्शंस, तो ऑलवेज चूज द डिफिकल्ट वन। एमबीए और सीए में यही फर्क था। एमबीए भी कर सकते थे भाई, बड़ी आसान थी, पैसे देने थे, कॉलेज जाना था, खाना पीना मिलता, बढ़िया मौज मिलती, क्या कहते हैं, और रोज कॉलेज जाते, कॉलेज के बाद कॉलेज शुरू होता। सी जैसा नहीं था, क्या कहते हैं, रोज जाना है 2-2 हज़ार रुपये में, पता नहीं कहाँ जाना है, ऑडिट करके आना है, सुन के आनी है और रिजल्ट। बट ऑलवेज चूज द डिफिकल्ट ऑप्शन। उसमें क्या होगा, आपकी आगे की मेहनत बच जाएगी। जिस दिन हमारी कॉन्वोकेशन हुई थी सीए की, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, सीए राजेश शर्मा जी हैं, क्या कहते हैं, बीजेपी में काफी अच्छी पोस्ट पे, हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर भी रहे हैं वो। अच्छा। वो उन्होंने स्टेज पर, लंबे चौड़े आदमी है, मतलब ऐसा लगा अमिताभ बच्चन टाइप आदमी है, 6.5 फीट के होंगे। अच्छा। कोट वोट पहन के। उनकी एक बात मुझे आज भी याद है अच्छे से, क्या, इन इंडिया देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सक्सेसफुल और वेरी सक्सेसफुल, देयर इज नो थर्ड टाइप। अच्छा। तो आप सोचो आपको कौन सा बनना है। तो जब आपको चूज करना हो ना, कोई 2 ऑप्शन हो आपके, सिंपली चूज द डिफिकल्ट वन, क्योंकि उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस भी इतने होते हैं और चैलेंजिंग और ज्यादा हो जाते हैं। अगर बाद में मान लो आप अकेले चलाते हो, मेरे अकेले की शॉप है, मेरा आइडिया है, मेरा ही सब कुछ है, तो आप प्रोप्राइटरशिप चलाओ, देयर इज नो हार्म। बट क्या होता है, उसमें आप डिल्यूशन नहीं हो सकती। मान लो आपने चला ली और मैं आपका साइलेंट पार्टनर हूँ, साइलेंटली हमारा ये अरेंजमेंट है जी, सौरभ जी जो कमाएंगे वो मेरे को दे देंगे। आज सौरभ जी ने 100 रुपए कमाए तो 50 मेरे, कल 200 कमाए तो 100 मेरे। बाद में सौरभ जी का मन बदल गया, सौरभ जी ने कहा अब तो कमाए मैंने 2 लाख, अब आपके तो नहीं बनते, नहीं देता मैं। तो कोई डिल्यूशन नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, आप उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकते। और इस चीज में काफी सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप कर लेते हैं, बट पार्टनरशिप के अंदर वही डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बस ऐसे ही रैंडमली कर देते हैं। पार्टनरशिप में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जब मैं सीए कर रहा था तब से वही फॉर्मेट मैं आज देख रहा हूँ, लोग उसी फॉर्मेट में बना के आए, तो उसमें कोई रोज क्लियर ही नहीं है। उसमें ये नहीं पता कि एक पार्टनर जब डाइल्यूट होगा या जब रिटायर होगा तो तब वो क्या चीजें छोड़ के आएगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंटी कम्पीट क्लॉज नहीं होता, बहुत नॉर्मल सी बात है। आपने और मैंने सेम काम मिलके शुरू किया था, चल पड़ा 5 साल, तो मेरे को लगा, मैंने यार मैं ना थक जाता हूँ, मैं सौरभ को देता हूँ सारा ओपेक्स, और 2 साल में कुछ और
इसी बिजनेस में या कोई और बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ। राइट। आपका मेरा एग्रीमेंट हो गया, मैंने आपका प्रॉफिट शेयर बढ़ा दिया, भाई आप पहले हम 50-50 के पार्टनर थे, अब आप 70 के हो गए, मैं 30 का हो गया। मैं बाहर ध्यान दे रहा था अपने काम पे। तो सौरभ जी स्टार्टेड किया, अब तो मुझे आ गया सब। अब जब मुझे आ गया तो फिर मुझे जरूरत क्या है 30 देने की। आपने अपना शेयर बेचा, किसी कॉम्पिटिटर को बेच दिया जो मुझे काम ही नहीं करने दे रहा, प्लस आपने वही सेम कॉम्पिटिंग बिजनेस कहीं और खोल लिया। इसके लिए एक नॉन कम्पीट क्लॉज है जो परफेक्टली वैलिड है, जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो तो आप डाल सकते हो कि जब आप रिटायर करके जाओगे तो आप सेम काम नहीं दे सकते। आप एनडीए क्लॉज होता है, आप जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं डिस्क्लोज कर सकते। ये सब चीज़ें करनी चाहिए स्टार्टअप्स को, इसलिए दे नीड अ गुड एडवाइजर। कि पता लगा जैसे अब कैन नॉट टेक नेम्स, देयर इज अ वेरी प्रोमिनेंट स्टार्टअप जो एक फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें कुछ भी यूएसपी नहीं है। प्रोडक्ट तो बाहर से बनवाते हैं वो, भाई मान लो कोई चॉकलेट कंपनी वो पहले से चॉकलेट बनाती है, वो भी चॉकलेट बनाते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स है, जो उसका मिक्स है, वो उनका यूएसपी है, वो उनका ट्रेड सीक्रेट है। ओके। मैं वही जाके किसी को बता दूं तो, या उसमें वो एक ही फाउंडर किसी और को बता दे तो सही बात है। तो इस तरीके के बिजनेसेस में देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट, देयर हैज टू बी नॉन कम्पीट एग्रीमेंट, देयर हैज टू बी नॉन सोलिसिटेशन, एनडीए क्लॉजेस, ऑल ऑफ दीज क्लॉजेस शुड बी देयर। क्योंकि इसके बिना क्या होता है, आप लॉन्ग टर्म में फिर सफर करते हो। जैसे मैंने कहा कि जब आप आओ, आपको पता है ना 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, सरल काम है, ये नहीं करना, मुश्किल वाला करना है। मुश्किल वाला करोगे ऑटोमेटिकली सब अच्छा होगा। राइट राइट राइट। तो अच्छा एक बात बताइए, जो मुस्तफ़ा भैया ने आपकी जो फीस भरी थी तो आपने उनको वापस करे सबसे पहले? नहीं, मतलब ही नहीं होता। वैसे वापस कैसे कर दूं? लकी मनी है वो आपका। वो तो मेरा लकी चार्म है। चलो ग्रेट ग्रेट। नहीं बार उनके साथ ना हमारा फिर बाद में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो वंस टोल्ड मी कि यार नितिन ना बच्चे नहीं हो रहे। ना बच्चे कैसे नहीं हो रहे, आपका तो यार इतना नाम है, बच्चे बच्चे कह रहे नहीं यार, मेरे को ना ग्रेजुएशन का बैच पढ़ाना है। अच्छा। अब मैं ग्रेजुएशन को पढ़ाना चाहता हूँ। मतलब वो सीए के बच्चे पढ़ा रहे थे और वो स्कूल के बच्चे पढ़ा रहे थे, ग्रेजुएशन के बच्चे नहीं थे उनके पास। मैंने कोई बात नहीं, मैं जाकिर हुसैन में था, मैंने कोई बात नहीं, मैं अपना पूरे बैच को उठा के, जिनका कोई लेना देना नहीं, कोई आनंद विहार से आ रहा है, कोई और दूर से नॉर्थ कैंपस से आ रहा है, जहाँ जो कोचिंग का हब है, मैं सबसे बेस्ट टीचर मैं लेके जाऊंगा। मैं सबको रिक्शे में भर के चांदनी चौक ले गया। अच्छा। उनका पूरा बैच था 18-20 लोग, वो पूरा बना के दिया मैंने, भैया ये लो। तो वो भैया का पहला बैच था, उसके बाद से वो कंटिन्यूअसली पढ़ा रहे हैं ग्रेजुएशन। चलो ग्रेट ग्रेट नाइस। तो अभी बात करते हैं एक बार कि फाइनेंशियल बजटिंग और प्लानिंग की। ठीक है, कि जैसे कंपनीज होती हैं स्टार्ट कर लेती हैं, अगेन एक्सपीरियंस नहीं है फाइनेंस का और इन सब चीज़ों का, दे आर गुड विद प्रोडक्ट, धंधे से मतलब होता है उनको, बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बजटिंग प्लानिंग के अंदर वो मिस आउट कर जाते हैं। तो व्हाट इज़ योर सजेशन ऑन दैट कि कंपनीज को बजटिंग फाइनेंसिंग कितनी सीरियसली लेनी चाहिए? बहुत सीरियसली, स्पेशली अगर जहाँ बाहर और लोगों का पैसा इन्वॉल्व है। जब एक बार आपके बाहर का पैसा आता है, इन्वेस्टर आपको इन्वेस्टिंग कर जाता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। अच्छा। सबसे पहले आपको तो जो पैसा कमाना है वो तो आपने खुद कमाना है, उसमें तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट विल नॉट हेल्प यू। पैसा आप खुद कमाओगे, उस पैसे को सही जगह हमने इन्वेस्ट किया, सही जगह लगाया, सही जगह से बचाया, सही खर्चे करे नहीं करे, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन हेल्प यू। इसमें जैसे बहुत बेसिक चीज़ है, जैसे हम उसमें समझे जैसे नया नया बच्चा धंधे पे जाते हैं ना, तो उसको भी समझाते हैं कि भाई अगर 100 रुपये गले में है तो 100 रुपये की कमाई नहीं है। सबसे पहले तो ये माइंडसेट समझना जरूरी है। ओके। कि दैट रेवेन्यू इज नॉट योर अर्निंग। भाई आपने कोई सामान 100 रुपये का बेचा, 1000 रुपये का बेचा, दैट इज नॉट योर अर्निंग। उसमें आपने 100 रुपये के सामान में 80 रुपये सप्लायर को देने हैं, उस 100 रुपये में हो सकता है आपको कोई टैक्स भी देना है, राइट। उसके बचा के जो है वो आपकी अर्निंग है। सबसे पहले ये माइंडसेट आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए कि रेवेन्यू आपकी इनकम नहीं है, जो पैसा है आपको देना भी है। दूसरा, आपको एक हम बार बार 11th में बच्चों को पढ़ाते हैं, रेसिडुअल ओनर हो। जब आप किसी कंपनी को स्टार्ट करते हो, किसी उसको स्टार्ट करते हो, आप उसके मालिक नहीं, आप उसके कस्टोडियन हो। ओके। आपकी ड्यूटी सबसे आखिरी में है। सबसे पहला पैसा जाएगा सप्लायर को, उसके पैसा जाएगा एम्प्लॉय को, उसके बाद जाएगा सरकार को। अच्छा। जो पैसा बच गया वो आपका है, आप तो ओनली कस्टोडियन हो उसको। आपकी ड्यूटी ये है उसको अच्छे से अच्छा बिजनेस बना के देना, आप उसमें से निकालो नहीं। मतलब आप गले में से, मतलब क्या है, बहुत जल्दी नहीं निकालना चाहिए, जिसको हम कई बार उस टर्मिनोलॉजी मिलते हैं बूटस्ट्रैप यस ना, कि अगर आप उसमें से पैसा कमा रहे हो तो आप उसमें लगाए जाओ। आपने जो कमाया वो भी लगाओ, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ये अलाउ करती है तो आप घर से पैसा लगाओ, रिलेटिव से लो, इन्वेस्टर से लो, वो भी लगाओ। शुरू में बिजनेस को ग्रो करने दो, शुरू में मतलब अर्न पहली कमाई से ही उसमें से निकालना शुरू मत करो। प्लस ये बहुत एक बेसिक बात है कि आजकल जो भी कमाई होती है, जब आपने 100 रुपये का बेचा तो आप 18 रुपये का जीएसटी भी लगाते हैं, तो आपके पास 118 रुपये आते हैं। तो वो 18 को अपने कंसिडर मत करो रेवेन्यू में, वो तो 18 एज इट इज देना ही है पीछे भाई। ट्रू, वेरी ट्रू। उसको भी रेवेन्यू का पार्ट मत मान लो, Okay. उसको भी इनकम का पार्ट मत मान लो Okay. कि अभी दे देंगे, लेट दे देंगे। तो एक चीज़ और भी है जो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस ओनर्स,
इट इज़ फॉर एनी इंडिविजुअल, ठीक है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग ना एक्सपेंस मैनेजमेंट करते हैं कि हमने भाई पैसे आए, हमने खर्चा कर दिया। अब जब खर्चे या फिर और पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हमने पहले देखा कि यार पीछे खर्चा कहाँ कर दिया हमने, ठीक है। फिर जाते हैं पीछे अपने हिसाब देखते हैं, अरे यहाँ पे ये चला गया, वहाँ पे ये चला गया। रादर देन दैट होना ये चाहिए कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग पहले करनी चाहिए कि भाई मेरे पास ये खर्चे हैं और इतना इतना मेरे को रेवेन्यू आना है। तो उसके ऊपर व्हाट इज़ योर टेक कि ये मिस्टेक क्योंकि सब लोग कर रहे हैं एंड दिस इज़ फॉर एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो जॉब कर रहा हो चाहे कुछ भी कर रहा हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं, लोन्स आ जाते हैं। तो हाउ एनी इंडिविजुअल शुड गो हेड एंड लाइक टेक केयर ऑफ देयर फाइनेंस? इसमें बफर बनाना मतलब इम्पोर्टेंट। बफर मतलब आपको फंड्स बनाने हैं आपको इमरजेंसी के हिसाब से। मान लो आप 100 रुपये कमा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार मैं अपना 50 खर्च कर सकता हूँ। ओके। मैक्सिमम दैट यू कैन स्पेंड इज 50%। और जब अब बात आती है कि मेरा पैसे बच गए, मैं कुछ तो सेव करूंगा भाई, मैं कुछ कमाऊंगा तो कुछ तो सेव करूंगा। मैं 10 रुपये सेव करूँ, 5 रुपये करूँ, 20 रुपये करूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो पैसे सेव करें वो इन्वेस्ट कहाँ करने हैं, वो लगाने का है। ओके। अब होता क्या है, आदमी ने पैसे कमाए, मे बी आई शुड नॉट टेक दिस एग्जाम्पल, बट क्या है, इस बार की जो दिवाली सेल गई है, मैंने हमारे 3 एम्प्लॉयज को आईफोन दिलाया। अच्छा, नाइस। क्या कहते हैं कि सर 0 कॉस्ट EMI है, आप हमें दिला दो, हम दिन भर देंगे। मैंने भर दिया। अब इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। उनका फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग है, मे बी अगर वो आईफोन नहीं भी लेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। जो पहली सेविंग है ना, उसमें आपको यू शुड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। सबसे बड़ा एसेट आप खुद, आपकी बॉडी, आप हो। सबसे पहले आपको वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बार आपके सबसे पहला चीज जो आदमी को करनी चाहिए, जो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस। ओके। अब क्या हमारे यहाँ थोड़ा उस तरीके कल्चर नहीं है, तो हम लोग जो इंश्योरेंस को ना खर्चे की तरह देखते हैं। हाँ। तो यार प्रीमियम चला गया, उससे बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। दैट हेल्थ प्रॉब्लम एक ऐसी एक्सीजेंसी है जिसके लिए आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उसमें 10 लाख भी लग सकते हैं, 50 लाख भी लग सकते हैं। तो उसमें कोई वो ही नहीं है, मतलब उसका कोई मापदंड ही नहीं है कि यार कितने पैसा लग सकता है उसमें। ओके। उसको आप एस्टिमेट नहीं, अगर आपके पैसे बचने लगे, सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस करा लो। अच्छा। फायदा जितना यंग एज में कराओगे उतना प्रीमियम कम होगा, उतनी बीमारियां सारी कवर होंगी। आपने 3 साल 5 साल प्रीमियम भर दिया, उसके बाद आपको कोई डिनाई नहीं कर सकता, हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगा मिलेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से मैं बाद में आपको कभी, मैंने एक बार सीए छोड़ भी दी थी इसीलिए। अच्छा। हाँ, मतलब आप, मेरा क्वेश्चन भी था कि कभी ऐसा सोचा कि सीए छोड़ने वाला सिनेरियो? हेल्थ इमरजेंसी से वो नहीं है। मैंने, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ओके। हमने एक अलग से, मैंने तो एक अलग से चार्ट बना रखा है कि जिसमें इन्वेस्ट इन योर सेल्फ है, ये चीज़ें जो अपने ऊपर करनी है। एक बार आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो गया, आप उसके बाद दूसरी चीज़ जो सबसे पहले लेनी है वो लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा। अगर आप 70 तक जी गए, जैसे क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस में अलग अलग तरीके के प्लान आते हैं कि सर आप एक काम करें, आप ना एक काम करें सर, ये तो बेकार प्लान है, आपने 50,000 दिए और आप तो जियोगे, तो फिट लग रहे हो, तो आपके तो 50,000 वेस्ट हो गए जी। आपने जीवन भर 50,000 रुपये का प्रीमियम भरा और आपने 10 साल भरा या 20 साल भरा, तो आपके तो 10 लाख रुपए चल गए 20 साल में। आपके तो वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। मैं आपको एक और प्लान देती हूँ, ऐसे आते हैं इंश्योरेंस वाले ना, तो आप ना 60,000 भरो। अच्छा। 10 साल बाद आपको, आपने जो भी प्रीमियम भरा होगा उसका 70% वापस, 50% वापस, या आपको 15 लाख वापस। सबसे पहले इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह ले, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट को मिक्स ना करें। अच्छा। ये बात मतलब समझने, आपने इंश्योरेंस देखो, अगर आप भाई, आप मान लो आप 30 साल के हो सौरभ, और आपने कहा यार 30 साल बाद अगर आप जी गए, कि सौरभ अगर आप 30 साल जी गए, 60 के बाद मैं तुम्हें जो है 70 लाख रुपए दे दूंगी, इट विल नॉट मैटर टू यू। भाई 70 लाख, अगर तुम 60 तक जी गए, 70 लाख वैसे ही कमा लोगे। उसको यही समझाना कि ये एक्सीडेंसी के लिए। बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस जो होता है उसका बहुत सिंपल फंडा है कि उसमें इतने पैसे आने चाहिए कि वो जो पैसे आए उसके आप FD करा दो बैंक में, और उस FD से जो ब्याज आए उससे आपका घर चल पाए, उतना आपकी लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप साल में 100 रुपए कमाते हो तो उसका 10 गुना आपके जो भी आपकी एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम इज 10 लाख, तो आपके 1 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। ओके। ये दो जब आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाए, जब आप इन्वेस्ट इन योरसेल्फ कर चुके हो, उसके बाद फिर आप अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें आप लिस्टेड शेयर्स हो सकते हैं, लिस्टेड हो सकते हैं, फिर गोल्ड हो सकता है, वट एवर इन्वेस्टमेंट यू लाइक, जो जिस तरीके का आपका रिस्क एपेटाइट हो, जिस तरीके का आपके पास फंड हो। बट ये 2 चीजें मस्ट होनी चाहिए। लोग उल्टा करते हैं, पहले फोन खरीद लेते हैं, पहले गाड़ी खरीद लेते हैं। आजकल उसका बड़ा चाव है, क्या कहते हैं लोगों को, यार गाड़ी सही ले लो। कार इज इम्पॉर्टेंट, बाय एनी सेफ कार, इट विल ट्रांसपोर्ट यू फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। बट क्या है, उसके एवज में इंश्योरेंस मत मिस कर जाना, क्योंकि जब हेल्थ, बहुत फेमस कोट है ना, आप बहुत बार सुना होगा, यू हैव गॉट ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड
अनलेस यू गॉट अ हेल्थ प्रॉब्लम, या सारी 1000 समस्या खत्म हो जाती है कि बस आदमी सही हो जाए। हाँ, कि उसकी बजटिंग नहीं हो सकती। ट्रू ट्रू। हम सार खर्चा बजट कर सकते हैं पर उसका बजटिंग नहीं है 100 रुपए। जैसे जितना मैं आपको जानता हूँ कि आपका ना इन्वेस्टमेंट का तरीका भी काफ़ी अलग है, जो मैंने जनरली नॉर्मली नहीं देखा है, ठीक है। यू इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड स्टॉक्स हो गए, या फिर प्रॉपर्टी के अंदर यू इन्वेस्ट इन गोल्ड, ठीक है। ये जनरली सब लोग करते नहीं है, डरते हैं, मे बी आई डोंट नो व्हाई। तो वो नॉलेज की या तो दिक्कत है उनके साथ। तो मैं अपने व्यूअर्स को आपका जो ये पर्सपेक्टिव है ये एक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि how do you invest and when you invest in maybe it's in real estate, maybe it's in gold or anything like that, क्या क्या ऑप्शंस हैं इंडिविजुअल्स के पास जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? जैसे 2 चीजें तो मैंने आपको बताई कि कोई भी पहली चीज करने से पहले आप ये 2 चीजें पहले प्लान अपना हेल्थ आपने इंश्योरेंस, हेल्थ ले लिया, आपने लाइफ ले, उसके बाद आपके पास पैसे बच गए। हाँ। अभी आपके कॉर्पस के ऊपर भी मान लो आपके पास थोड़े ही पैसे बचते हैं, तो आप फिर इक्विटी खरीदो। अच्छा। डोंट गो फॉर द गोल्ड एंड ऑल, क्योंकि गोल्ड में क्या होता है, मेकिंग चली जाती है, बहुत सारे चार्जेस रहते हैं। आप इक्विटी खरीदो। को जो कंपनी अच्छी लगती है, कोई भी अच्छी कंपनी लेके उसमें पड़े रहो, मतलब उसको बार बार मत देखना, बट उसमें एंग्जाइटी नहीं। इक्विटी खरीदो पर उसको भूल जाओ। अच्छा। खरीद के आप अगर भूल सकते हो, जैसे मैंने कोविड में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी थी, जो कोविड में आज इन्वेस्टमेंट करी है वो सब डबल 2x है। कोई भी 2x से नीचे नहीं है। एक मेरी बहुत प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट है जो मैंने पॉलीकैब खरीदा था मैंने 538 के कुछ भाव पे, तो आज वो 6500 रुपए के आसपास है। 6500 रुपए, तो कितने एक्स है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। ट्रू, वेरी ट्रू। तो आप कोई भी अच्छी कंपनी लो, इसमें आपको रॉकेट साइंस लेने की जरूरत नहीं। आपको लगता है मुझे कंपनी नहीं समझ आती, तो आजकल बास्केट इन्वेस्टिंग चलती है। अच्छा। आपको लगता है मुझे ना गाड़ियों का शौक है, गाड़ी की कोई भी कंपनी मुझे समझ नहीं आ रही, तो आपको गाड़ियों का ना एक पूरा बास्केट बना के दे देंगे, जिसमें महिंद्रा भी होगा, बजाज भी होगा, सारे ऑटो मेकर्स होंगे, मारुति भी होगा। बास्केट इन्वेस्टिंग कर लो। ओके। आप सिप कर लो, सिप बहुत अच्छा है, बट प्लेन सिप ना करें। लोग करते हैं यार 10,000 रुपए की सिप करी, अब 10,000 चल रही है। अरे भाई 10,000 की आपने सिप स्टार्ट करी थी जब आप 1 लाख कमाते थे, तो आपकी सैलरी होगी 2 लाख। आप उसको लीनियरली मत बढ़ाओ, 10 के 20 मत करो, पर 10 के 12 जरूर करो, 15 जरूर करो। तो उसको ग्रेजुअली बढ़ाते रहो। ओके। निफ्टी का यूनिट आता है भाई, सारी कंपनियां डूब सकती हैं। निफ्टी 50 का जो यूनिट है वो उसका बेसिस का एक एवरेज उन्होंने ले रखा है। राइट। आज देश की टॉप 50 कंपनीज कुछ और हो सकती हैं, बिल्कुल। 5 साल बाद कुछ और होंगी, राइट। पर निफ्टी तो अपनी जगह रहेगा। राइट। 5 years डाउन द लाइन, इन लॉन्ग रन निफ्टी तो नहीं गिरने वाला। अगर आपको बिल्कुल सेफ खेलना है कि नहीं यार सेफ मिल जाए, तो भी एफडी मत करो, तो भी फिर निफ्टी का यूनिट खरीद लो। वो कैसे हो सकता है? यूटीआई में जाओ, यूटीआई से डायरेक्ट अकाउंट बनाओ, कोई कमीशन नहीं कटता उसमें, उससे निफ्टी का यूनिट खरीद लो। यूटीआई क्या होता है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ओके। उसमें जाओ, लॉग इन करो, निफ्टी का यूनिट खरीद लो। अच्छा। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। मेरे पास निफ्टी के यूनिट्स भी हैं। अरे वाह। लेकिन जनरली लोग आज की डेट में निफ्टी को ऑप्शंस में कनेक्ट करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन, दिस इज ऑल। आप ठीक ठाक पैसा कमा लो, आपकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हो, तब आप जो मर्जी करो, बट उसमें भी इतने रुपए का रिस्क होना चाहिए कि आपको दोबारा गलती करने का मौका मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा। अभी हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग दिस इज टू रिस्की एन ऑप्शन। और आपको बहुत सारे रोज मैसेजेस आएंगे कि सर गारंटेड रिटर्न, ये है वो, ये इस ग्रुप में एंट्री कर लो, इतने टिप्स। कुछ नहीं करना, वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जाओ किसी भी अच्छी SIP कर लो, सिर्फ अपने पैसे बचा के रखो कि वो आप, इट्स योर हार्ड अर्न मनी, वो ऐसे लूज आउट नहीं होनी चाहिए। जब आपका मान लो छोटा कॉर्पस हुआ तो आपने इक्विटी कर लिया, आपका बड़ा कॉर्पस हो जाए, कल आपको बड़ा कॉर्पस हो जाए तो आप गोल्ड ले लो। ओके। एक डिसेंट अमाउंट गोल्ड ले लो, गोल्ड ब्रिक ले लो, कैन, उसमें कोई मेकिंग नहीं होती। गोल्ड ब्रिक मिलती है इंडिया में? गोल्ड ब्रिक मिलती है इंडिया में, बुलियन मिलता है। नाइस। उसमें अलग अलग क्वांटिटी में ले सकते हो आप, उसको 200 ग्राम में ले लो, 250 ग्राम में ले लो, 500 ग्राम में ले लो। अच्छा। और क्रिप्टो करेंसीज आज की डेट में क्रिप्टो कहाँ पहुँच गया है? बिटकॉइन? जब आप इन सब से, जैसे मैंने कहा ना कि अब जब आप ये सारी इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाए, फिर आप क्रिप्टो लो, मतलब उसमें आपकी टाइमिंग भी हो सकती है। अब किसी के पास डोजे कॉइन हो, और जब उसने ट्रम्प से, उसको पता है कि अगर किसी की प्रोडिक्शन है कि ट्रम्प ने तो जीतना ही जीतना है, हाँ। ट्रम्प के जीतने के बाद आप देखो डोजे कॉइन कितना भाग गया। हाँ, मेरे पास थे, मतलब तो जब क्रिप्टो गिरा था तब मैंने डोज कॉइन थोड़ा सा टाइमिंग का गेम है। इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट टाइमिंग। जब आपको लगे ना सब बेच रहे हैं, तब आप थोड़ा थोड़ा खरीद लो, पर अपनी सेकेंडरी इनकम से, मतलब वो आप उसको प्राइमरी इनकम मत मान के चलो। जो भी आप सेकेंडरी इनकम से कमाते हो, वट एवर यू कैन सेव, आप उससे खरीदो। व्हाट अबाउट रियल स्टेट? रियल स्टेट का भी एक थोड़ा डर है, फियर है लोगों के अंदर। नहीं ज़्यादातर लोग घुसते हैं रियल स्टेट में, बट अगेन रियल स्टेट इज समथिंग जिसने लोगों को बिलियनर तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? इट इज एन ओनली एसेट व्हिच कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड।
लैंड बढ़ेगी नहीं इस देश में, अर्थ का साइज तो बढ़ेगा नहीं सॉरी। इट इज बाय फार द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। बट क्या है, अब आजकल ना उसको मतलब बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स और रील्स और वो सारी नहीं यार, रियल एस्टेट यू शुड नॉट बाय अ होम, राइट, नॉट बाय अ होम, नॉट बाय अ फैक्ट्री, दिस इज ऑल नॉनसेंस। रियल एस्टेट से अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट आप उसको टाइम पीरियड साल 2 साल में नहीं दे सकते। ओके, मतलब जनरली इन अ मार्केट लाइक दिल्ली, in every 5 years real estate gets double, ओके, or if not 5 years it will get double in 7 to 8 years। ओके, ये जो डबल की बात है, कुछ 10x 20x जो उसका जो नंबर ऑफ टाइम्स रिटर्न है वो अनपैरेलल हो सकता है, बट क्या है वो टिकट साइज बड़ा होता है, आपको कोई सस्ता वो नहीं मिलेगा। जनरली जैसे लोग ना फ्लैट ले लेते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, डोंट टेक फ्लैट्स, फ्लैट इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट जनरली। ओके, घर जरूर लो भाई, इसमें मत वाला आपको लगता है आपका डिसेंट कॉर्पस है तो घर ले लो, क्योंकि क्या होता है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, हर चीज को आपको साइकोलॉजिकली भी सोचना होता है। इफ यू आर कंफर्टेबल, आप किस तरीके की जॉब है कि अच्छा आज बॉम्बे, कल दिल्ली, कल चेन्नई, यू मे नॉट बाय होम। इफ यू नो वंस योर बेस इज सेटअप, यू शुड बाय होम, इट इज अ वेरी डिसेंट इन्वेस्टमेंट। उसमें आप फ्लैट खरीद लो, बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, इन इन्वेस्टमेंट डोंट बाय फ्लैट अनटिल अनलेस की 100 रुपए की चीज है यार 75 पैसे की मिल रही है। ऐसी चीजें भी मिलती है 100 रुपए की चीजें ठन्नी की मिल रही है, 50 पैसे की मिल रही है। वो आप जैसे बैंक ऑक्शन करते हैं, बैंक ऑक्शन बहुत सारी प्रॉपर्टी करते हैं, उसमें तो ओनली चैलेंज कि सारा पैसा पक्के में देना पड़ता है, वाइट देना पड़ता है। और ज्यादातर जो मिडिल क्लास है, जो सैलरीड एम्प्लॉय, तो उनका सारा पक्के में होता है, देयर इज नॉट इंश्योरेंस पे लोन भी हो जाता है। वैसी प्रॉपर्टीज आप सर्च कर सकते हो, टाइगर ऑक्शन एक वेबसाइट है, अच्छा, इसमें जितनी बैंक्स की प्रॉपर्टी ऑक्शन हो रही है सारी दिखती हैं आपको। ओके, आप वहां जाके बिड कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आपकी बिड नहीं भी आई तो वो पैसा आपका फोरफीट नहीं होता, वो पैसा वापस आ जाता है। अच्छा, उस तरीके से कर सकते हो। आप एक इन्वेस्टर हो, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो दो लोग मिलके भी खरीद सकते हैं। अच्छा, जनरली मतलब प्रॉपर्टी, क्योंकि इट्स अ बिग साइज बिग टिकट अफेयर, आप 2 लोग 3 लोग, आप जनरली देखेंगे लोग 2 लोग मिलके खरीद लेते हैं, 3 लोग मिलके खरीदते हैं, वो भी अच्छा ऑप्शन है। पर फ्लैट ना खरीदें, कोशिश करें नीचे से खरीदें, कोशिश करें लैंड खरीद लें, लैंड खरीद लें, पुराना खरीद लें जिसमें एक मंजिल बनाओ, वो आपको ज्यादा अप्रिसिएशन देके जाएगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि लैंड होगी है वहाँ पे। अच्छा, तो ये एक मिथ चल रही है आज की डेट में ना कि होम और बाइंग अ हाउस इज अ लाइबिलिटी। ये आज ये नो रील्स में I should not be saying this, but क्या है निखिल कामत जी, फेमस पर्सनालिटी, राइट, every now and then he was of the opinion कि नहीं यार I should not buy a home, I will buy stock, I will buy DLF, I will buy this and that. Recently he's bought a home, और in fact he himself confessed it on his podcast, हाँ यार I bought it। सर कुछ चीज़ें साइकोलॉजिकल होती है, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है अपना घर होने का उसका, क्योंकि मैंने कहा ना एंग्जाइटी, जब आपने पैसा कहीं और इन्वेस्ट किया होता है ना, मैंने आपसे कहा ना आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़ा होगा सौरभ, तो आपको रोज रात को टेंशन होगी यार 1 करोड़ पड़ा हुआ है, सही बात है, क्या कहते हैं, और 1 करोड़ की चाबी टंगी होगी कि फ्लैट की टंगी है, आप आराम से चादर तान के सो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो होम होना इट्स मस्ट, होना ही चाहिए। 2 प्रॉपर्टी, अगर मतलब अगर आपको प्रॉपर्टी, आपको ज्यादा प्रॉपर्टी का शौक नहीं तो 2 प्रॉपर्टी शुड ऑलवेज हैव, वन इज योर होम, अनदर इज योर ऑफिस। अगर आपके सपने होंगे, यू गॉट द लिबर्टी। कल को मान लो होम ओनर का मन हो गया नहीं यार अब नहीं जी, आप चेंज कर लो, शिफ्टिंग करना वो करना, दैट इन इटसेल्फ इज एन एक्सरसाइज। सही बात है, सही बात है। लेट्स से आपने बताया 2 ऑप्शन है हमारे पास, होम या फिर आपका ऑफिस, इन दोनों में सबसे पहले आप क्या लेना चाहिए? ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने सौरभ जी। आप इसमें ऐसे समझ लें, इसको 2 हिस्सों में बाइफरकेट करें। पुरानी कहावत है हमारे यहाँ, पुरानी दिल्ली में चली आ रही कि भाई एक दुकान से 2 मकान। अब मकान से दुकान नहीं बना सकते, भूल जाओ। मकान में तो पैसा लग गया, आप उसको भूल जाओ, आप उसमें तो रहो, पीस ऑफ माइंड लो, कि पीस ऑफ माइंड मिलेगा तो आप वैसे 2 पैसे कमा लोगे, पर उससे पैसा नहीं आएगा। अगर आपका सेलिंग है, होलसेलिंग है, रिटेलिंग है, आपकी फैक्ट्री है, इस टाइप ऑफ जॉब है जिसमें आपको माल बेचना है, जहाँ उसकी वैल्यू है, आप जहाँ बैठते हो उसकी प्रेजेंस की वैल्यू है, ऑलवेज गो फॉर दी मकान, मतलब दुकान। आप दुकान लो, शॉप लो, शोरूम लो, जो मर्जी लो, बट मान लीजिए आप इस तरीके का काम नहीं, मान लीजिए आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आपको चुनना है ऑफिस है उसमें, आप उसमें फिर भी प्रेफर कर सकते हो एक बार घर, क्योंकि क्या होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने शुरू में छोटा ऑफिस ले लिया, या कोई प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट है, डॉक्टर है, होता क्या है वो उसमें जो रिसीट्स होती है ना वो पहले 2-3 साल नहीं भरती, जैसे बाकी, पर एज के साथ जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो प्रोफेशंस में अपने, वैसे वैसे आपकी रिसीट एकदम से जम करती हैं। कई बार आदमी को लगता है यार अभी ले ऑफिस लिया था मैंने 60-70 लाख रुपए, होता क्या है शुरू में ना प्रोफेशनल को लगता है कि यार
ऑफिस होना चाहिए, अपना ऑफिस कर लेते हैं। अब अपने ऑफिस में शुरू में बजट कम होता है तो वो छोटा ऑफिस कर लेते हैं। मतलब आपको ये बात रियल एस्टेट खरीदते हुए बात ध्यान रखनी है हमेशा, आप आज के लिए रियल एस्टेट नहीं खरीदते, 10 साल आगे के लिए, जिसमें आप अपने अपने आप को 5 साल तक और देख पाए, 10 साल तक देख पाए, वो जरूर खरीदे। आपको लगता है ये ऑफिस है यार, मेरा मेरा ग्रोथ भी हो गया, मेरे आज 2 स्टाफ हैं, 5 स्टाफ हो गए, 7 स्टाफ हो गए, मैं बिठा लूंगा, जो क्लाइंटेल मैं सर्व करता हूँ वो कंफर्टेबल है यहाँ आने में, आज बाय करो। पर आपको लगता है नहीं यार ये तो शायद 5 साल के लिए नहीं है, तो फिर आप रेंट पे रहो। आप पहले घर ले लो, वहां से पीस ऑफ माइंड लो, एक बार आपका पीस ऑफ माइंड आ गया। प्रोफेशनल के पास तो और कोई कुछ है तो नहीं बेचने के, सामान तो बेचना नहीं है, उसका पीस ऑफ माइंड बचना चाहिए। उसका पीस ऑफ माइंड आता है, फिर आप कोई दूसरा ऑफिस, फिर आप ऑफिस ले लो। ओके ओके, गॉट इट। सो प्रॉपर्टी के अंदर ये कच्चा पक्का बहुत ज्यादा होता है, राइट? तो व्हाट इज ये कच्चा मनी और पक्का मनी? कच्चा पक्का आप ऐसे समझ लें कि जो कैश का कंपोनेंट है, मतलब इट्स नॉट एंटायरली ट्रू, बट जो कैश का कंपोनेंट है वो सारा कच्चा है। पक्का वो पैसा है जो आपने टैक्स भर के सरकार को आपने जो थोड़े थोड़े पैसे जमा करे हैं, वो पक्का है। अब प्रॉपर्टी में इसलिए लगता है सर, क्योंकि प्रॉपर्टी की एक सीमित एक वैल्यू है। जैसे मान लीजिए आज मुझे एक फ्लैट खरीदना है, तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी नोएडा अथॉरिटी ने दे रखी है, क्या इसने का तो ये फ्लैट है, ये सर्कल रेट है, आपको उतने पर रजिस्ट्री करानी है। बट जो जैसे नोएडा नई बनाया, नया बनाया, नई तरीके से डेवलप हुआ है, बट ये सब चीज़ें दिल्ली में नहीं है। मतलब ओल्ड दिल्ली या जब जो पुरानी चीज़ें उसमें नहीं है, उसमें आज भी उनकी वैल्यू बहुत कम है। मतलब मैं एक दुकान का आपको बताऊं, एक दुकान है मेन रोड पर जो 1.25 करोड़ रुपए की है, बट उसकी जो रजिस्ट्री की वैल्यू है, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, वो 10 लाख रुपए। अच्छा, ऐसा आपको जो कमर्शियल मार्केट्स हैं आपको ऐसा बहुत मिलेगा। एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस है, मतलब करोल बाग, सदर बाजार, चांदनी चौक, ये 3 जगह आप जाओ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में और प्रॉपर्टी वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है। तो वहां आदमी जितनी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है जी, 10 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, वो तो देगा पक्के में, राइट, बाकी सारे देगा कच्चे में। अब वहां फिर वो बिजनेसमैन थोड़ा सा फंस जाता है। अब आदमी को लगता है यार सारे पैसे तो इसमें लग के धंधा करने के लिए पैसे चाहिए, फिर वो बैंक को बुलाता है। अच्छा, बैंक को कहता है जी इस पे लोन दो। अब बैंक कहता है इसकी तो 10 लाख की वैल्यू है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या काम करो, 10 लाख के तो मुझे सारे दिला दो, जितनी यहाँ इस लाइन से लेकर उस लाइन तक सारी दिला दो, 10 लाख की है तो। तो फिर वो वैल्यूअर बुलाते हैं, इसकी वैल्यूएशन लगवाते हैं अप्रॉक्स, फिर वो वैल्यू लगा देता है कि यार मेरे हिसाब से आज होगी सर ये 50-60 लाख रुपए की। अच्छा, फिर आपको उस 50 लाख की वैल्यू है तो उसका 80% आप लोन ले लेते हो, 40 लाख 50 लाख, इस तरीके से। मतलब ये भी एक नुकसान होता है कच्चे में खरीदने का। अच्छा, पर क्या ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आपने 1 करोड़ की खरीदी, अब प्रॉब्लम क्या होता है, आदमी 1 करोड़ की भी खरीद सकता है, और 1 करोड़ की खरीदेगा तो स्टैम्प ड्यूटी जाएगी 1 करोड़ पे। बिल्कुल, वो भी बात नहीं है। मान लो कोई रीजनेबल मैन कहता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, 6 लाख जाएगा ना 1 करोड़ पे, 6% लगता है तो मैं 6% दे दूंगा। अब उसको दिक्कत आती है कभी बेचना हो तो, देन ही शुड फाइंड अ बायर जिसके पास सारे पक्के के पैसे हो। अब बिजनेसमैन में टू फाइंड अ बायर जिसके पास सारे पक्के के पैसे हो तो भूल जाओ फिर तो, मतलब बहुत कम चांस है। बिल्कुल, अब समझ में कि बात सिर्फ खरीदने की नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी की नहीं है, जो खर्चा लगता है फिर आपको रेसिप्रोकेट, क्योंकि अब आपने 1 करोड़ की स्टैम्प ड्यूटी भर दी, अब आप या तो नुकसान में बेचो, फिर आप सोचते हो कि उतने का वैल्यू बनता मिल रहा है, तुमको फिर सारे पैसे कच्चे में लेने पड़ेंगे, राइट, तो आपको फिर बायर नहीं मिलता। ओके, ये भी एक चैलेंज आता है। ओके, और ये चैलेंज कमर्शियल मार्केट जो है दिल्ली की वहाँ प्रोमिनेंट है। अच्छा, वहाँ मतलब आपको 10 गुना 15 गुना करोल बाग में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और दुकान की वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है। तो कितना इजी होता है प्रॉपर्टी को सेल करना एज पे यू? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। अच्छा, मतलब मेरे को लगता है प्रॉपर्टी नहीं बिकती। मतलब मेरे को लगता है कि बेसिकली क्या है, आइडिया क्या है सौरभ भाई, प्रॉपर्टी नहीं बिकती है, जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है वो मतलब उसकी पर्सनालिटी बिकती है। ओके, अगर आप गरीब थरीब बन के कि जी बेचनी है, आपका 100 का माल 75 पैसे का जाएगा। अच्छा, आप उसमें घाटा ही खाओगे। अगर एक आदमी अपनी मजबूरी दिखा के बेचता है, उसको लगता है नहीं यार इस पे वो नहीं है, तो नहीं बिकती। मैं आपको एक केस बताता हूँ, मतलब पता नहीं बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, बताइए बताइए। जब मैंने सीए क्वालिफाई किया तो मेरे फादर से मैंने पूछा ना जी बताओ क्या हिसाब किताब है, तो पिताजी बोले यार हिसाब किताब तो ऐसे ही कुछ खास है नहीं, पैसे ऐसे जो कमाए थे वो तो भाई लोगों पे लगे हुए हैं। तो मैंने कहा लाओ लोगों की लिस्ट तो दो, किस पे लगे हुए हैं। तो उसमें एक थे हमारे सीआर पार्क में रहते हैं अंकल जी, वो थे। मैंने अंकल जी से पूछा, अंकल जी यार बेटा मैं तो गोवा में विला खोले थे, सब होटल सब गए डूब, पैसे तो बचे नहीं। ठीक है जी नहीं बचा तो कोई बात नहीं। मैंने फिर कैसे करना है, करेक्ट प्रॉपर्टी है ये देखा तू तेरे को चलती है तो, मैं जी मेरे पास तो पैसे नहीं है। कह रहे वो तो मेरे पास भी नहीं है, अच्छा, पर तू देख के दो। मैंने देखा तो मैं फिर कह रहे ना बैंक के पास रखी है। अच्छा, हाँ कॉर्पोरेशन बैंक है उसके पास रखी है। तो मैंने कहा जी मैं तो अभी नए सीए बनाऊं, मुझे क्या पता बैंक के।
कह रहे मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा फिर क्या करूं, बैंक से मिलाऊं? कह रहे नहीं नहीं, बैंक के पास तो है पर उसका केस चल रहा है डीआरटी में। डीआरटी में ना डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, अच्छा। कि लोन नहीं कोई भर पाता और वो बैंक चाहता ऑक्शन करना और दूसरा बंदा नहीं बेचना चाहता, कि वहां चल रहा है केस, अच्छा। तू वहां चला जा। मैं ठीक है जी देख लेता हूँ। मैंने अंकल जी से पूछा, मैंने कहा जी मान लो इसका सेटलमेंट हो जाए तो आप मेरे को दे दोगे? अंकल जी ने कहा मैं तो तेरे को दे दूंगा पूरी प्रॉपर्टी, अच्छा। इसका लोन तेरे को भरना पड़ेगा। इस पर जो लोन चल रहा है वो लोन था ठीक ठाक उस टाइम पर। मैं ठीक है जी मैं ट्राई करता हूँ, मैं समझता हूँ कुछ। मैं जिस दिन डीआरटी पहुंचा तो उस दिन तो पता लगा कि बिल्कुल जज तो फाइनल करने के मूड में। अच्छा। यार ये तो क्या है, वो बहुत दिन से लटका रहे थे। मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा आप चलो साथ में। अरे मैं नहीं जा रहा, मेरे को तो पहले पिछली बार ही डांट चुकी है, क्या हर बार टाइम मांगते हो, टाइम मांग के चले जाते हो। अब मैंने पहली बार कोर्ट देखी, पहली बार रिप्रेजेंटेटिव देखी, मैंने यार ये तो बात बड़ी गड़बड़ है। फिर मैंने एक लॉयर को बुलाया, वहाँ एक लॉयर यार कैसे करना है ऐसे वहाँ। उसने बोला आप टाइम मांग लो। मैंने कहा किस बिहाफ पे वो मुझे टाइम देगी जज, लेडी जज थी, क्यों मुझे टाइम देगी? कह रही यार दे भी सकती है, गिव इट अ शॉट, नहीं तो जा तो वैसे भी रही है। तो मैंने कहा ठीक है जी। और कॉर्पोरेशन बैंक के उसमें वो लॉयर थे, बाई चांस की बात है समाओ, मतलब आई गैदर्ड माई स्ट्रेंथ। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मैं जाके बोलता हूँ। मैंने कहा रिस्पेक्टेड मैम, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आई एम अपियरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द करंट ओनर और आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस प्रॉपर्टी। ओके। अब एज अ 24 ईयर ओल्ड वो मुझे देखें लेडी जज, व्हाट नॉनसेंस। मैंने कहा और वहाँ भी मैंने कहा बहुत काम आती है। मैंने कहा सर मैम आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा। वट एवर आई एम सेइंग आई विल बैक इट अप। अच्छा। अब वो जो कॉर्पोरेशन बैंक के लॉयर है वो कह रहे यार व्हाट इज दिस। मैम आज तो फाइनल होना था। तो कोई बात नहीं, आप आखिरी 15 दिन और दे दो। ठीक है। ठीक है जी सर, 15 दिन तो लेके आ गया मैं। अब कैसे करना है, क्या उनका लोन चुकाओ। अब जैसे बैंक की जो प्रॉपर्टी है उसमें आपको सारे ही पक्के के देने पड़ेंगे जो लोन है, उसमें आप बैंक से नहीं कह सकते यार कि कैश ले लो। राइट राइट राइट। वहीं ऑप्शन नहीं, क्योंकि आप 2 लाख से ज़्यादा ऊपर आप लोन कैश में नहीं पे कर सकते। राइट। हाँ ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे नहीं, बट दिक्कत क्या है, अब होता क्या है सौरभ जी, अगर बैंक उसको ऑक्शन करता से उसका लोन था 50 लाख का और वो प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की, तो व्हाट बैंक डज इज बैंक ने अपना कार्टेल बना लेता है कि जी बिड। बैंक को मतलब नहीं है कि देखो मैं आप उसमें लॉ क्या है, मतलब लोग इस बात को भी समझना चाहिए आप लोगों को ना सबको, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की ऑक्शन हुई और बैंक का आपके 50 लाख का लोन बकाया है तो बाकी 50 लाख बैंक नहीं रख सकता। अच्छा। वो ओनर को वापस देना है। ओके। बैंक इज नॉट सपोज टू टेक दैट। बैंक कैन ओनली टेक हिज आउटस्टैंडिंग अमाउंट, इंटरेस्ट और कोई चार्जेस उसके रह गए तो अब ये बात हुई। वो प्रॉपर्टी ज्यादा की थी, वो तो अंकल बता रहे थे और वो भी समझ भी आ रहा था देख के कि हाँ ये तो प्रॉपर्टी ज्यादा की है, कि अब रिस्क तो ले लिया। फिर मैंने फ्रेंड्स फैमिली से रिक्वेस्ट करके कुछ पैसे वहां से लिए, कुछ मैंने बैंक में हमारे थोड़े लिंक से को बोला, मैंने कहा यार ये पैसे आपने मुझे देने पड़ेंगे। कुछ हमने जैसे तैसे करके वो जुगाड़े, वो पैसे फिर मैंने कॉर्पोरेशन बैंक को दिए। अच्छा। फिर वो उसकी रजिस्ट्री हमारे पास, वो मेरी पहली प्रॉपर्टी थी ओके। जो मैं डीआरटी से लेके आया था और वो प्रॉपर्टी आज होगी 4x के आसपास। अमेजिंग। और उसमें हम एक छोटी आर्ट एकेडमी चलाते हैं, लाइगर आर्ट करके। इस बिजनेस का तो पता ही नहीं था हम लोगों को। इसीलिए जो ऑक्शन वाली प्रॉपर्टीज होती हैं कई बार सस्ती मिलती हैं। अच्छा अच्छा, नाइस। वो आपको हमेशा सस्ती मिलेंगी मार्केट वैल्यू से, क्योंकि उसमें सारे पैसे आपको वाइट के देने। बट द आइडिया वाज, उसमें आइडिया क्या था, मुझे अगर मैं ये सोचूं मुझे बिकेगी नहीं, पर मेरे तो वैसे ही पैसे उसमें डूबे हुए थे, तो मेरे को बाकी लोन देना था पर बाकी पैसे नहीं देने थे। ट्रू 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 ट्रू। तो मैं उतने की तो बेच लूंगा। हाँ सही बात है, उतने की तो निकल ही जाएगी। अच्छा तो एक बात बताइए, इंडिया के अंदर इकॉनमी चल रही है पूरी, राइट? मैंने ऐसा कहीं सुना है कि जो धंधा हो रहा है 70% कैश पे हो रहा है, 30% ही सिर्फ वाइट मनी है जो कि इंडिया के अंदर इकोनॉमी में घूम रहा है। व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? ऐसे समझ लो जैसे 2008 वाला क्राइसिस देखा होगा आपने, जब बिल्कुल एवरीथिंग वाज कोलैप्सिंग, राइट। इंडिया वाज नॉट कोलैप्सिंग, इंडिया वाज डूइंग प्रीटी गुड। उसका एक मेन रीजन ये था कि इसको हम अंडरग्राउंड इकोनॉमी बोलते हैं। इंडिया की अंडरग्राउंड इकोनॉमी, इट इज एज पर एस्टिमेट्स कि जितना हमारा फर्स्ट इकोनॉमी है उतनी हमारी अंडरग्राउंड इकोनॉमी है। ओके। कि अगर हम 100 का धंधा पक्के में कर रहे हैं तो 100 का ही कच्चे में भी करते हैं। तो हमारे को अगर मान लो ऊपर हिट हो रहा है तो अंडरग्राउंड इकोनॉमी स्टिल स्ट्रॉन्ग। हालांकि आज वो जो चीजें कम हो गई होगी क्योंकि पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, पोस्ट जीएसटी कम हुआ होगा, बट आज भी ये रेशो बहुत डिसेंट है। क्योंकि वो माइंडसेट की बात है, राइट। कंप्लायंस इज अ माइंडसेट थिंग। पुराने लोगों में वो पुराना माइंडसेट है कि नहीं यार ठीक है देखी जाएगी, 70 के बाद जेल होगी नहीं,
तो ठीक है यार, चोरी कर रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस है, देखी जाएगी। इकोनॉमिक ऑफेंस में वैसे भी 100 में से एक पकड़ा जाता है। 70 के बाद जेल नहीं होगी? 70 के बाद जनरली मतलब ऑन हेल्थ ग्राउंड देख ना पुट यू इन जेल ना, आपको इजीली बेल अच्छा। मिल जाती है ओके। भाई आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे करंट एग्जांपल आप ले लें, जो जेट एयरवेज के मालिक हैं, क्या कहते हैं, उन्होंने हेल्थ ग्राउंड्स पे बेल लिया, उन्होंने पूरा का पूरा, उसमें काफी साइफरिंग है, अच्छा। उसमें काफी मनी जो है लॉन्डर करा गया, बट अब वो इज टू ओल्ड, विल कम आउट। आपका नंबर ही इतने दिनों बाद लगेगा, तब तक अब 60 तक आपकी मेन एज है, उसके बाद तो बोनस है। अनलिस्टेड स्टॉक्स का क्या सिनेरियो है? बिकॉज़ ग्रे ये मार्केट जनरली लाइक यू नो ये वो तो आप नहीं पता लोगों न्यूज को। पे सुनते होंगे कि यार ग्रे मार्केट में ये भाव चल रहा है, ग्रे मार्केट में चल रहा है। सबसे पहले समझे कि ग्रे मार्केट में होता क्या है? ग्रे मार्केट में आप राजकोट, मतलब आप ये समझ हाँ, राजकोट, राजकोट right, एक बिग सिटी है। यस। मतलब आप समझ लो कि जब कोई आईपीएल आता है ना, तो सबसे पहले वो राजकोट वालों को मनाने जाते हैं कि भाई साहब आप सारे खरीद लेना, राइट राइट। क्योंकि राजकोट में चल गया तो समझ लो देश में चल गया, हाँ। ऐसा हिसाब है। हाँ हाँ। ग्रे मार्केट में क्या होता है, किसी के पास शेयर जो लिस्ट होने से पहले लॉट रखा होता है, अच्छा। उसमें मार्केट डिटरमाइंड नहीं है, उसमें कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, करेक्ट डिटर्मिनेशन नहीं है कि ये प्राइस क्या होगा। ओके। आप मोटा मोटा हिसाब लगाते हो यार, ये चल रहा है, ये चल रहा है, लास्ट ये इतने का बिका हुआ है, तो उसमें ना अलग से इसके भी ब्रोकर्स हैं। ओके। जो वो ब्रोकर्स हैं, नहीं तो अदरवाइज एक वेबसाइट अगर आप जाके देखेंगे, अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड इक्विटी, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाती है कि अप्रॉक्स प्राइस क्या चल रहा है। उसमें आप नेगोशिएशन बहुत अच्छी हो जाती है। आप जितना महंगा लॉट, जितना बड़ा लॉट खरीदेंगे, आपका 1000 शेयर का लॉट, आपके नहीं 1000 शेयर का नहीं, मैं तो 5000 शेयर का लॉट खरीदूं, तो वो आपको अच्छा प्राइस देते। अच्छा। लिस्ट होने से पहले अगर आपको कोई कंपनी लगता है कि जिसका यार बहुत अच्छा फीचर, जैसे हमने जोमेटो, मतलब जोमेटो से पहले हमें स्विगी लेना था, हमने स्विगी नहीं ले पाए, हमने एनएससी लिया था। एनएससी जिसने भी लिया है, अब तो लोगों को मिल नहीं रहे, एनएससी जिसने भी लिया है वो 2x है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने वो लिया था एचडीबी, वो मान लो 100 का लिया था तो आज 150 का है। वो आप नेगोशिएट कर सकते हो। अनलिस्टेड शेयर्स खरीदना बहुत अच्छा है, बट उसमें एक ही, मतलब उसमें ना आपको यू हैव टू टाइम योर एग्जिट, क्योंकि एक बार शेयर लिस्ट हो गया, मान लीजिए एनएससी ने अपना शेयर लिस्ट कर दी, तो आप 6 महीने तक एग्जिट नहीं ले सकते। अच्छा। यू बीइंग दी एग्जिस्टिंग होल्डर, जब आप शेयर लिस्ट होता है उसमें एक ही क्लॉज होता है कि आप 6 महीने तक एग्जिट नहीं ले सकते। कई बार क्या होता है, किसी जैसे पेटीएम जैसी कंपनी है, मान लो पेटीएम का आप एग्जिस्टिंग होल्डर थे, वो लिस्ट हो गया, और लिस्ट हो गया तो वो नीचे ही गिरता चला गया। तो अगर आपको लगता है यार बाद में कुछ वो हो सकता है, कुछ इफ एंड बट्स आ सकते हैं, तो आप पहले एग्जिट कर लो। अच्छा, लिस्ट होने से पहले, लिस्ट होने से पहले। बट वही बात, अब क्योंकि परफेक्ट मार्केट नहीं है, स्क्रीन नहीं है कि आज खरीदो आज बेचो, तो जब आप उसको खरीद रहे हो तो आपको उस बेचने वाले सोर्सेज भी होने चाहिए। ओके। इसमें भी जैसे जैसे हम उसमें करते हैं, रियल एस्टेट में 2-3 लोग मिलके करते हैं, इसमें भी हम टिकट साइज बड़ा रखते हैं। इसलिए नहीं ये एक अकेला पैसा है, क्योंकि मेरे अपने सोर्सेज हैं, बाकी लोग के अपने सोर्सेज हैं, ये सारे सोर्सेज काम आते हैं, सारे पार्टनर्स काम आते हैं बेचने के टाइम पे। अच्छा। कि चल यार 200 तू बेच दे, 200 मैं बेच दूं, 100 आप बेच दो, इस तरीके से। और आपको जैसे कन्विक्शन, जैसे हमें एनएससी में कन्विक्शन है कि एनएससी विल गो लीप्स एंड बाउंड्स, तो एनएससी हम रखेंगे। तो ये लीगल है? मतलब बिल्कुल लीगल, परफेक्टली लीगल, आपके डीमेट में आते हैं। अच्छा। हाँ, आपके डीमेट में आते हैं। कोई बात ही नहीं करता इन सब चीजों के बारे में, क्यों? अब तो वो असल में क्या है, अब जैसे हमने शुरू में बात करी थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, कुछ सालों तक ये है कि आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, मैं एक शेयर सर्टिफिकेट बना के आपको दूंगा, सौरभ जी आपका शेयर सर्टिफिकेट, ऑल ऑफ दिस विल बी गोइंग, सब शेयर्स डीमैट होंगे। अच्छा। एवरी शेयर विल बी डीमैट, सब आपके डीमैट में आएंगे। आपकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपकी होल्डिंग है वो भी आपके डीमैट में आया करेगी। ओके। इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, बट वो भी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंपनीज के बाद ही लगता है। तो ये सब तो होना ही है, और ये परफेक्टली लीगल है। बट आई हैव नेवर सीन एनी इन्फ्लुएंसर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ लाइक कंटेंट। पता नहीं क्यों नहीं बात करी है, बट इसमें जो पैसे, इसमें तो बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और आपके थोड़ी मार्केट होनी चाहिए, आप इसको निकाल पाओ। ओके। और आपको लगता है जैसे कन्विक्शन, जैसे ओटिस इज अ वेरी फाइन कंपनी, वेरी फाइन कंपनी, उसका कोई मैच नहीं है, एक तरीके से मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंजॉय करती है। ओटिस का आएगा, आप कितने दिन उसको होल्ड कर सकते हो, ओटिस रख सकते हो आप। टाटा कैपिटल इज कमिंग। अच्छा। टाटा कैपिटल हम होल्ड भी करते हैं। ओके, नाइस। आई मीन हीरो आने वाला है, हीरो को एक पर्टिकुलर वो आने वाली है। आई मीन इस आई डोंट थिंक क्या था, इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी है। आई मीन कुछ लोग हैं जिनको पता है ऑफ कोर्स, बट अगेन वो जो पुराने लोग हैं, जिन लोग इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं ना, मैं उसमें वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि किसका क्या डील चल रही है। जो वो प्राइस होता है वो एस्टिमेटेड प्राइस होता है, उसके उस स्लॉट पे आपको मिल भी जाएंगे। ओके। वो मिल जाएंगे, नहीं तो वो आप लोग से कांटेक्ट करेंगे, वैसे भी दिलाते हैं। चलिए, ग्रेट। मतलब आपको अगर लेना हो अनलिस्टेड स्टॉक तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और अलॉन्ग विद दैट आई विल शेयर द लिंक एज वेल, जहाँ पर जाके आप लोग चेक कर सकते हो। तो अब एक जो थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, इट इज़ रिगार्डिंग इंडियन टैक्स सिस्टम।
लोग बहुत गाली बकते हैं इंडियन टैक्स सिस्टम को। इवन मैंने भी देखा है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं अलॉन्ग विद दैट जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं 30% टैक्स के स्लैब में आ रहे हैं। तो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट पार्ट? ऑल्दो टैक्स हेल्प्स द कंट्री टू ग्रो, ठीक है, बट डू यू रियली थिंक कि कहते हैं जो भी टैक्स जितना आ रहा है गवर्नमेंट के पास, इकोनॉमी के अंदर जितना आ रहा है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है, सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही है? आई जस्ट वांट टू नो योर व्यू ऑन टू इट। एक और फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट है श्री राघव चड्डा जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है आम आदमी पार्टी से। राइट। उनका भी रिसेंट स्पीच था पार्लियामेंट में कि वी आर पेइंग टैक्सेस लाइक यूके एंड गेटिंग सर्विसेज लाइक सोमालिया। या ट्रू। तो बस उसी तरीके का सिस्टम है। बेसिक जो मेन कलेक्शन है जो गवर्नमेंट की, दैट इज फ्रॉम जीएसटी, वो मेन कलेक्शन है। राइट। वो आइडिया बहुत अच्छा है, वो वैसे ही अच्छा आइडिया जैसे एलन मस्क का आइडिया कि यार मैं सबको परले के टाइम पे मार्स ले जाऊंगा, हाँ हाँ हाँ। बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन उतनी ही पुअर है। ओके। शैबी, इट इज एज शैबी एज इट कैन बी। हालांकि अब 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ था, अब तो काफ़ी सुधार हो गया, बट उसमें क्या है मेरे हिसाब से, मतलब उसमें ना सरकार मिस कर जाती है पॉइंट। इट इज़ मोर ऑफ अ ब्यूरोक्रेट्स गवर्नमेंट रादर देन अ बिजनेसमैन गवर्नमेंट। ओके। तो वो ब्यूरोक्रेट्स की सुनते हैं, उसमें वो उसको मुश्किल कर देते हैं। अब जिस दिन मुश्किल होने लगता है ना, जब आपको मुश्किल होता है चल छोड़ यार, तो कच्चे में ही कर लेते हैं, फिर वो होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ चैलेंज आता है। कलेक्शन जो है वो उतना आप इतना उसको मुश्किल कर देते हो, जो कंप्लायंस है उसको इतना मुश्किल कर देते हो, फिर आदमी सोचता है चल छोड़ यार ये तो करना ना बड़ा मुश्किल है। राइट राइट राइट। अभी जैसे ई इनवॉइसिंग एक नया है। इनवॉइसिंग आपके ऊपर लगता है, अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड करती है एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ऊपर, उसमें क्या मान लिया मैंने आपको B2B इनवॉइस दिया, उसमें इनवॉइसिंग हो रही है, दैट इज वेरी फेयर, होनी भी चाहिए। मैं आपको इनपुट पास करूंगा तो आप आगे क्रेडिट ले पाओगे। राइट। अब द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड प्रपोजिंग कि नहीं यार, अगर आप B2C भी सप्लाई करो, रिटेल सेल भी है, तो भी आप ई इनवॉइसिंग करो। अच्छा। और वो कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है, कंप्लीट वेस्ट ऑफ एफर्ट, वेस्ट ऑफ टाइम है। और जो चीज़ें जल्दी होनी चाहिए उसमें थोड़ा लेट हो जाता है। जैसे इनकम टैक्स है, बहुत पुराना चला आ रहा है बहुत सालों से। हालांकि अब तो इनकम टैक्स पूरा ओवरऑल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा। डायरेक्ट टैक्स कोड करके पूरा नया लॉ आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि शायद अभी तक क्या है, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट करते हैं। हाँ। अभी जो ड्राफ्ट आ रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि शायद उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अलावा बाकी लोग जो कंपनी सेक्रेटरी हैं, CMAs हैं, उनको भी शायद पावर मिल जाएंगे ऑडिट करने की। अच्छा। तो नुकसान है, बट ठीक है, ओवरऑल कंट्री के लिए फायदा कि अब CAs उतने नहीं है तो कोई और ऑडिट करेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट एफिशिएंसी पार्ट पे वी रियली लैक, मतलब आवर टैक्स सिस्टम हैज टू बी मोर एफिशिएंट। ज़्यादा कलेक्शन होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कलेक्शन हुई है वो इट शुड बी वेल स्पेंट, वो अच्छे से स्पेंड। अभी जो ये बजट आया था, रीसेंट बजट, what are your views on the recent budget? Because some people have this thing कि again जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ उस बजट के अंदर। तो what do you think? Is it true? जो रीसेंट बजट था, इन दैट पर्टिकुलर बजट इट हैज़ मैनी कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि भाई सरकार आने से पहले पहला बजट था, राइट। तो उसमें काफ़ी कंस्ट्रेंट्स थे। और ये तो आप मान लें कि जो सब इनकम टू टैक्स पेइंग परसेंटेज जो है वो सब सैलरी क्लास की है। सारा इनकम टैक्स सैलरी क्लास ही देता है। आप बिल्कुल इस बात तो आप कहीं लिख के रख लो कि उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता टैक्स बचाने का। अच्छा। ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे मान लीजिए आपको मैं 1 लाख की सैलरी देता हूँ, तो आपको 1 लाख पे टैक्स भरना है सौरभ जी। राइट। ऑन दी अदर हैंड, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए कमाए बिजनेस से और मैं बाहर गया घूमने, ऑल्दो इट इज नॉट अलाउड, बट स्टिल मैं कहूँगा नहीं यार, मैं तो बिजनेस के लिए गया था। तो वो जो मैंने 1 लाख कमाया उसमें 30,000 रुपये खर्चे, तो मैं 70,000 30,000 का एक्सपेंस क्लेम कर लूंगा। अच्छा। बाय क्लेमिंग फॉल्स एक्सपेंसेस, बाय अंडरस्टेटिंग योर इनकम। जनरली अब अंडरस्टेट नहीं हो पाती इनकम, क्योंकि एवरीथिंग इज अंडर GST। राइट। बट बाय क्लेमिंग फॉल एक्सपेंसेस, जनरली आप जो सारा टैक्स है, वो सारा जो बर्डन है, एक्चुअल बर्डन, दैट इज ऑन द सैलरी क्लास ओनली। ओके। और इसको दे हैव टू लुक, दे मतलब इवन गवर्नमेंट इज ऑल्सो अवेयर कि यार सारा टैक्सेस तो यही दे रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अब जो नया डायरेक्ट टैक्स कोड मैं बता रहा हूँ, उसमें हर चीज TDS पे लिंक्ड है। अच्छा। उसमें हर पेमेंट, छोटी से छोटी पेमेंट, वो चाहते हैं कि उस पर TDS डायरेक्ट हो, ओके। ताकि कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंस एस्केप ना हो, कोई भी बड़ा वो एस्केप ना हो उससे निकलने से। सी अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकलिटीज जो हमारे टैक्स सिस्टम के अंदर है, जो हमारे फाइनेंस सिस्टम के अंदर है कंट्री के, व्हाट डू यू थिंक? देयर आर सम व्यूअर्स जो कि हो सकता है CA बनने का सोच रहे हो, या फिर दे आर प्लानिंग और मे बी लाइक दे आर स्टडिंग फॉर इट, सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू देम? शुड दे गो अहेड एंड डू द CA? सर्टेनली, मैं कोई डाउट ही नहीं है इसमें तो। अच्छा। भाई आज भी इंडिया में जितने CA होने चाहिए उससे कम है,
जितनी इंडिया की रिक्वायरमेंट है, आर्स विल बी अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मे बी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, जितने लोग चाहिए उतने कम है। अच्छा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बट द थिंग इज आपके अंदर वो ग्रिट होना चाहिए। मतलब मैं उसमें इस टाइम पर भी बोलता था जब सीए कर रहा था कि इट इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। आप सोचो कि यार कॉलेज में क्या करते हैं, अच्छा आखिरी 1 महीना बचा है, 2 महीने बचे हैं, फटाफट किताब उठाई, 2 महीने पढ़े, कि जीवन में पास नहीं होगा, कल लगे ही रहोगे दोनों 10-12 साल, कभी पास ही नहीं होगा। राइट, रोज 3 घंटे पढ़ लो, ओके, रोज 3 घंटे, रोज आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे तो जरूर पास हो जाएगा। ओके, पर आप सोचो जल्दी जल्दी पढ़ के पास कर लूंगा, 3 महीने में कर लूंगा, रट के कर लूंगा, वो नहीं होगा। उसके हिसाब से मुश्किल है। हालांकि अब इंस्टीट्यूट ने अब थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, इसलिए लास्ट टाइम जो रिजल्ट आया था उसमें 20,000 सीए निकले थे, कभी नहीं निकलते हमारे। अच्छा, इतने ज्यादा नंबर सीए पर। अब क्या है, जो ओवरऑल होता है, एक नंबर आता है मिनिस्ट्री से, यार इतने सीएस चाहिए, अब पास भी नहीं हो रहे तो क्या, इंस्टीट्यूट को भी करना पड़ता है। सही बात है। तो इसीलिए, बट क्या है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत थोड़ा आसान कर दिया, ओपन बुक एग्जाम कर दिए हैं, बहुत सारी चीजें फेवर में कर दी हैं बच्चों के। बट इवन आफ्टर दैट इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट कोर्सेज इन इंडिया, और आपको लाना है तो आपके पास ग्रिट होनी चाहिए, आप लगे रहने चाहिए। अच्छा, आप फटाफट सोच के कि यार ग्रेजुएशन, मतलब उसको ग्रेजुएशन से कंपेयर ना करें। सब लोगों को लगता है ग्रेजुएशन में पढ़ा है यार हमने, तो पढ़ा है तो कर लेंगे, वो नहीं सोना, उसको लिए एक आपको अलग ग्रिट चाहिए। ओके, ओके, ग्रेट। सो वेयर डू यू सी इंडिया इन 2030? मेरे को लगता है सबसे पहले बाय 2030 जो हमारा सबसे मेजर रेवेन्यू है जीएसटी, वो सबसे ज्यादा मैच्योर हो जाएगा। अच्छा, अभी स्टिल वी आर हैविंग टीथिंग प्रॉब्लम्स। जैसे मतलब आज हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी गवर्नमेंट ने कुछ चेंज करा है, एक आईएमएस करके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आया नया, जो विच इज वेरी इरिटेटिंग। तो ऐसे अभी भी ना टीथिंग प्रॉब्लम्स आज भी हैं सिस्टम में। ओके, आज भी चीजें हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। आज भी जो अपील्स हैं जीएसटी की, अपील्स अभी तक दिल्ली जैसे स्टेट में तो अभी लगी नहीं है, लोग लगी हैं तो बस डेट आई है, हियरिंग नहीं हुई है, तो ट्रिब्यूनल तक जाने वाली तो अभी बात ही, मतलब इट्स अ डिस्टेंट ड्रीम। तो शायद बाय 2030 ये जो स्ट्रीमलाइन है, मतलब गवर्नमेंट आइडिया इज कि हमें समहाउ, मतलब व्हाट देयर नंबर इज, कि उन्हें 1,25,000 करोड़ से लेकर 1.5 लाख करोड़ तक तो चाहिए ही चाहिए हर महीने। अच्छा, और उतना आ रहा है, और वो 1 लाख करोड़ के आसपास आ रहा है सरकार के पास जो कलेक्शन है, वो आ जाना चाहिए। ओके, नाइस, नाइस। तो जो जीएसटी वाला पार्ट है वो सॉर्ट हो जाएगा ओके, बाय 2030 रेवेन्यू साइड से। ऑन द अदर साइड वी आर वेरी होपफुल कि, क्योंकि अब क्या है, सरकार पूरी उसमें आ गई है, नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा। अच्छा, तो जब डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा तो उसके अलग प्रॉब्लम चलेंगे, जैसे जीएसटी के थे, तो 4-5 साल तक वो चलेंगे। तो 2030 तक जीएसटी विल बी वेरी मेच्योर एंड डीटीसी द इनकम टैक्स विल बी रीजनेबली मेच्योर्ड। ओके, तो हमारे जो दोनों बड़े टैक्स सिस्टम्स हैं वो दे विल बी इन प्लेस। ओके। उसके बाद तो सिर्फ हमें, मतलब जो एफिशिएंसी हम जिसको जितना इम्प्रूव कर सके वो करना है। व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट? आपको कैसा लगता है कि लाइक वी हैव कांग्रेस एंड वी हैव बीजेपी ओवर हियर, सो जस्ट योर ओन व्यू ऑन टू दैट, क्या लगता है आपको, गवर्नमेंट सही कर रही है हमारी जो अभी है करंटली? कोई भी हो, बस काम बेसिकली इट्स द इंटेंट। उनमें इंटेंट होनी चाहिए करने की, चाहे कोई सी सरकार करे। मतलब आप पिन पॉइंट करोगे तो शायद 100 कमियां इनकी भी निकल सकती हैं, 100 कमियां उनकी भी निकल सकती हैं। ओवरऑल अगर आप देखो तो ओवरऑल आई थिंक इट्स, मतलब इट्स अ विशियस सर्कल है। अच्छा, होता क्या है, आपको कांग्रेस देख लिया आपने इतने सारे, आपको लगता है नहीं यार इन्होंने करते नहीं थे काम, जबकि 50 से जो सिचुएशन आज देखोगे फिर तो बहुत सिचुएशन है यार, फिर तो बहुत इंप्रूवमेंट है। बट स्टिल अब देयर इज अ बिग मिडिल क्लास, एस्पिरेशनल मिडिल क्लास, जिसको यार और चाहिए। भाई पहले लगता था ना, जैसे कि यार, जैसे किसी ने पूछा उससे, मैं आपको एक केस बताता हूँ, मणिशंकर अय्यर से, कांग्रेसमैन है, कि मैं तो आपको वोट करूंगा जी। मैं पूछा क्यों वोट करोगे भाई मेरे को, क्या आपने बस स्टैंड बनाया है। अच्छा, तो ठीक है यार, खुश। अगले साल फिर गया वो इलेक्शन, उसमें मिलोगे कि जी वोट करोगे मेरे को, क्या नहीं, क्या क्यों, क्या तुमने बस स्टैंड ही बनाया है सिर्फ। तो ये विशियस सर्कल है। आपने बहुत साल एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की सरकार देखी है, आज दूसरी गवर्नमेंट की सरकार है, थोड़ी राइट विंग है, बट ऑपरेशनल पॉइंट से काम सबको करना पड़ेगा, उन्हें भी करना पड़ेगा काम, वो कर भी ठीक रहे हैं, बट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट वो थोड़ा लैग कर जाते हैं। आइडिया बहुत बढ़िया आता है, बहुत सुंदर आइडिया आता है, बट वो जब इम्प्लीमेंटेशन का पॉइंट आता है ना, और आर लिटिल ग्रज फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स, मतलब साइड फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट साइड इज की, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैटर्स, और जैसे मैंने कहा, अगर गवर्नमेंट हैज 2 चॉइसेस, कि वन ये इज टू टेक, गवर्नमेंट हैज टू टेक अ ब्यूरोक्रेट्स ओपिनियन, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलवेज टेक द चार्टर्ड अकाउंटेंट वन। हम आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी बता सकते हैं कि यार ये समस्या आती है। सही बात है।
ये दिक्कत आती है कि इस वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट थिंग इज एआई का बहुत ज़्यादा टाइम चल रहा है, राइट? सो एआई अकाउंटिंग के अंदर व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट? मैं अगर अपनी बात करूँ तो टेक्नोलॉजी के अंदर हूँ मैं, मार्केटिंग के अंदर हूँ, तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। व्हाट अबाउट इन द फाइनेंस, एआई क्या रोल प्ले कर रही है? बहुत कुछ इनफैक्ट, मतलब जब हमने सीए स्टार्ट करी थी, मतलब जब मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया था, तब से लेके अब तक सब कुछ बदल गया भाई, सब चेंज हो गया। मतलब पहले क्या था, एक ही कंपनी है, एक ही बैलेंस शीट है, वो एमसीए में लग गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एक दे रखी है, इनकम टैक्स में लग दे रखी है, और सेल टैक्स में लग दे रखी है। अच्छा। कोई किसी को मैच करने को तैयार नहीं है, सालों सालों फाइलों में चढ़ रही है, कोई पता ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है। अच्छा। अब आपने जो एक बार चढ़ा दी, हाथ के क्रॉस चेक हो जाता है। ओके। सीमलेस इंटीग्रेशन है इनकम टैक्स, जीएसटी, एमसीए की। अच्छा। वो आपस में डेटा शेयर करने लगे, तब से वो शेयर करने लगे, काम खत्म हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि अब जो जिसको हम गीगो इफेक्ट बोलते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट, डेटा एंट्री की जो वैल्यू पहले नहीं थी, आज डेटा एंट्री की वैल्यू है। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको हो सकता है मिल जाएंगे, यार आई हैव टू फाइंड अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट अ गुड अकाउंटेंट इज इवन डिफिकल्ट टू फाइंड, क्योंकि डेटा एंट्री की वैल्यू है। जैसे मैंने कहा अभी इनवॉइसिंग है, आपने एक बार गलत एंटर कर दिया तो देयर इज नो वे टू अमेंड इट, आपको रिवर्स करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट डालना पड़ेगा। अब जैसे इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑन एवरी इनवॉइस देयर इज अ क्यूआर कोड, जो एक इनवॉइस होता है उस पर क्यूआर कोड होता है। आप देख लीजिएगा 2 years डाउन द लाइन, 3 years डाउन द लाइन, अभी क्या होता है, इनवॉइस आता है, वी मैनुअली एंटर इट, ऑल ऑफ दिस विल बी गॉन। दैट डायनामिक क्यूआर हैज ऑल द वैल्यूज, okay, it has HSN also, taxable value also, quantity, it has everything. The only thing is एक स्कैनर आएगा, उससे स्कैन करोगे, वही आपको एंटर करके देगा, आपको सिर्फ एक्सेप्ट यस और नो करना है। अच्छा, तो आपकी लाइफ इजी हुई है एआई के बाद या फिर टफ हुई है? बहुत मतलब इजी हुई है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको क्या कहते हैं, कंप्लायंस नहीं देखना, सब कुछ सिस्टम से बना बनाया आता है। और मुश्किल हुई इन द सेंस कि अब आपको कोई चीज़ छुपाना बहुत मुश्किल है, कोई चीज़ आपको झूठ बोलना कि नहीं जी ऐसे नहीं वैसे हुआ था, अब आप चीज़ छुपा नहीं सकते। जैसे मैंने कहा था ना, कंप्लायंस वाला माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अब छुपाना बहुत मुश्किल है। इतना सारा डेटा है, वो एक इजीली माइन हो जाता है, एवरीथिंग विल गो अगेंस्ट यू। तो आपके पास आपका डेटा प्रॉपर होना चाहिए। अब आप उसको अंडर द, यू कैन नॉट ब्रश इट अंडर द कारपेट। ओके। और शायद हो सकता है ये जो मैनुअल डेटा जो हम बहुत सारे काम करते हैं ना, मतलब व्हेन यू लुक एट द एआई, बहुत सारी रिसर्चेस हैं जिसमें वो कहते हैं कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ये भी बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाली है। अच्छा। नई फील्ड्स भी आएंगी, जो फॉरेंसिक ऑडिट्स हैं, इट्स अ वेरी गुड फील्ड, बट जो बेसिक ये जो हम कंप्लायंस वाला वर्क करते हैं कि यार ये रिटर्न ऐसे भर दो वैसे भर दो, ऑल ऑफ दिस विल बी गॉन, सिस्टम विल बी डूइंग इट। हमारे जैसा कोई एक आदमी बैठा होगा, देखेगा हाँ ठीक है यार, मोर और लेस इट लुक्स गुड, एक्सेप्ट इट, बहुत सारे काम खत्म हो जाएंगे। चलिए शो को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है? अभी तक हमारी काफ़ी अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई है रिगार्डिंग फाइनेंस, एजुकेशन हो गया, स्टॉक्स हो गया एंड रियल एस्टेट हो गया। तो एक और यहाँ पर आप देख रहे हो चेयर है, तो एनी गेसेस क्या हो सकता है? अब मेरे को डर लग रहा है। वेल आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग एक और आई वुड से होस्ट गेस्ट, आप कुछ भी उसको नाम दे सकते हैं, उनको बुलाने वाले हैं। हिज नेम इज़ संदीप. Sandeep is a very good friend of Nitin as well, of me as well, who's here and who's going to join us in the conversation. और अब हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं पर्सनल लाइफ के बारे में, कॉलेज लाइफ के बारे में, और कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें एक्चुअल में मज़ा है। तो आई वुड लाइक टू कॉल संदीप ओवर हियर. संदीप, इफ यू कैन प्लीज कम एंड जॉइन अस. थैंक यू वेरी मच. कोई और नहीं मिला क्या आपको? अब होने वाला है मज़ा. अब आने वाला है मज़ा यहाँ पर. ग्रेट. कैसा लग रहा है आपको सब संदीप?